करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले डेफिनेशन आती है करंट की। जरा देखते हैं क्या डेफिनेशन होती है करंट की। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज अ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या मतलब हुआ देखें। करंट की ये डेफिनेशन आ रही है मैथमेटिकल तरीके से कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो ये बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ही हो गया एक तरीके से कि चार्ज का जो फ्लो हो रहा है उसमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है और कितने समय में वो फ्लो कर रहा है। तो चार्ज को समय से आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो करंट आएगा। अब इसको फिजिकली जरा समझा जाए है क्या। ये चार्ज इस समय यहाँ पे मौजूद हैं। अगर ये चार्ज ऐसे रुके हुए हैं तो कोई करंट नहीं है। चार्ज है लेकिन करंट डिफाइंड नहीं है। जब तक चार्ज फ्लो नहीं करते हैं तब तक करंट डिफाइंड नहीं होती है। तो इसमें ये जो डेफिनेशन के मुताबिक चला जाए तो इसमें एक सामने एक एरिया है जिसके थ्रू ये चार्ज चलना शुरू करते हैं, ऐसे क्रॉस कर रहे हैं इसे। देखिए करंट डिफाइंड हो गई। चार्ज रुके हैं, करंट डिफाइंड नहीं है। चार्ज चलेंगे, इस एरिया के थ्रू पास होंगे, करंट डिफाइंड हो जाएगी। क्यों ऐसा? देखें करंट एक ऐसा शब्द है जो बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है। कहीं भी फ्लो होगा ना तो वहाँ करंट की बात करते हैं। तो करंट जैसे करंट ऑफ वाटर कहते हैं नहीं, हिंदी में पानी की धारा, धारा बोलते हैं ना, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद यही है करंट है ना। तो करंट जहाँ फ्लो होगा वहाँ करंट बोल सकते हैं। तो हम लोग वैसे भी पानी के एनालॉजी से तो चल ही रहे हैं हम लोग इसका। तो अगर पानी जो है वो जो वाटर है वो रुका हुआ है, मान लें कोई पूल है जिसमें पानी रुका रहता है ना। तो पानी जहाँ रुका हुआ है वहाँ तो आप धारा नहीं बोलोगे, वहाँ कहाँ बोलोगे पानी की धारा है। पानी धारा कहाँ बोली जाती है? नदी में, रिवर में फ्लो हो रहा है पानी का तो आप बोलते हो करंट ऑफ वाटर, ऐसे बोलते हैं। इसी तरीके से जो चार्ज है, चार्ज अगर रुका हुआ है तो फिर करंट डिफाइंड नहीं होगी। क्यू इज देयर, चार्ज है, करंट डिफाइंड नहीं है। लेकिन वो करंट, वो चार्ज फ्लो करने लगेगा तो करंट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है फ्लो होना, मोशन होना, मूव करना चार्ज का। तो चार्ज मूव कर रहा है, देखिए करंट डिफाइंड हो गई। फिर से पढ़ते हैं यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज अ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये निकालना, उसकी वैल्यू निकालना करंट की। तो करंट की वैल्यू निकालने में अब क्या डेफिनेशन है भाई, जो चार्ज यहाँ फ्लो कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू, ये कितने समय में कितना चार्ज फ्लो कर जा रहा है। जैसे मान लें ये सपोज 10 कूलम चार्ज है, 10 कूलम चार्ज 2 सेकंड में फ्लो कर गया। कंडक्टर होगा या कोई पैसेज होगा, स्पेस में भी ऐसे फ्लो करता है तब भी करंट डिफाइंड हो जाएगी, या कंडक्टर में फ्लो करे तो होगा ही करंट डिफाइंड। तो 10 कूलम चार्ज जो है वो 2 सेकंड में फ्लो कर गया तो करंट डिफाइंड होगी। टाइम बताओगे ना, 2 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन से निकल गया तो 10/2 इज 5 एम्पियर, ऐसे डिफाइंड होता है। ठीक है, यूनिट इसकी होती है एम्पियर, है ना। तो कूलम अपॉन सेकंड इज एम्पियर, एक इंपॉर्टेंट यूनिट है एम्पियर। आगे यूनिट डायमेंशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में आता है। तो कभी डायमेंशन हम लोग लिखेंगे तो एम्पियर में भी होता है, उसमें MLT के अलावा A भी होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, ठीक है। अच्छा, इसे ऐसे भी कर सकते हैं डिफाइन, चूंकि रेट ऑफ फ्लो लिखा हुआ है तो आप करंट को ऐसे भी बोल सकते हैं dQ/dt, ये भी तो रेट ऑफ फ्लो हो गया। अब फर्क क्या है यहाँ पे, इसको तब आप इस्तेमाल करोगे जब कभी चार्ज का टाइम बेस्ड फंक्शन दिया हो कि किसी कंडक्टर से या किसी स्पेस से चार्ज समय के साथ ऐसे निकल रहा है। तो टाइम बेस्ड फंक्शन अगर चार्ज का दे दिया तो उसे डिफ्रेंशिएट करके हम लोग करंट डिफाइन कर रहे होंगे। इसकी भी जरूरत पड़ेगी आगे कहीं पे, जहाँ ऐसा फंक्शन मिलेगा वहाँ हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है। अच्छा, ये तो करंट की डेफिनेशन हो गई है। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग पहले भी इस बात का जिक्र हो चुका है, ये करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसे साबित करेंगे भाई? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है कि डायरेक्शन है या नहीं है। बेसिकली डिपेंडेंसी इस बात पे होती है कि मैथमेटिक्स कौन सी लग रही है। अब करंट में डायरेक्शन होती है लेकिन फिर भी उसकी मैथमेटिक्स जो होगी वो स्केलर होती है। क्यों होती है? जेन्युइन सी बात है कि जैसे मान लें ये कुछ एक सर्किट है जिसमें कुछ रेजिस्टेंसेस जुड़े हैं, उसका एक पार्ट दिया हुआ है सर्किट का। तो सपोज यहाँ से करंट एक I1 पास हो रही है, यहाँ से I2 पास हो रही है, तो ये दोनों मिलके I1 प्लस I2 बनाएंगे, चाहे ये एंगल कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं है, डायरेक्शन किसी से भी आ रहा है। जंक्शन पे करंट कंजर्व होनी चाहिए। अरे करंट क्या है? चार्ज ही तो है। अब जैसे मान लें हम कहेंगे यहाँ 2 एम्पियर करंट पास हुई, यहाँ से 5 एम्पियर करंट पास हुई, तो दोनों मिलके
7 एम्पियर करंट बनाएगा, है ना। जैसे पानी का ही आप ले लो कि एक पाइप इधर से आ रहा है, एक इधर से पाइप में 2 लीटर पानी आ रहा है, ठीक, पर सेकंड। इधर से जो है 5 लीटर पानी आ रहा है, वाटर पर सेकंड फ्लो हो रहा है। तो वो दोनों मिलकर मेन पाइप में कितना बनाएंगे, है ना। तो 5 और 2 7 ही तो बनाएंगे कि एक्स्ट्रा बना देंगे या कम कर देंगे, वेक्टर मैथमेटिक्स कर दें क्या, नहीं ना। प्रैक्टिकल सी बात है, तो वॉल्यूम जुड़ जाएगा। उसी तरह से चार्ज होता है, इतने कूलम चार्ज आ रहा है, इतने कूलम चार्ज आ रहा है पर सेकंड यहाँ पे, तो दोनों मिलके वो टोटल चार्ज ही तो बनाएंगे ना। तो इसीलिए स्केलर मैथमेटिक्स होती है इसकी, ठीक है। ऑफ कोर्स डायरेक्शन होती है, लेकिन मैथमेटिक्स स्केलर चलेगी, ठीक। करंट चूंकि डिफाइंड हो चुकी है कि चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसे टाइम से आप डिवाइड कर दोगे तो करंट डिफाइंड हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि करंट ड्यू टू चार्ज डूइंग सर्कुलर मोशन। अगर मान ले कोई चार्ज सर्कुलर मोशन पे है, अभी तो करंट डिफाइंड नहीं है, लेकिन सर्कुलर मोशन पे होगा तो इसमें करंट डिफाइंड हो जाएगी। जैसे मान लें न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू क्या करते हैं, घूमते ही रहते हैं, हाँ। तो वो घूमते रहेंगे तो उसमें करंट वहाँ डिफाइंड हो जाती है इलेक्ट्रॉन की भी। तो हम लोग फाइंड भी करेंगे बाद में, जब एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कहीं जिक्र इसका। और मैग्नेटिक्स में तो आएगा ही कि चार्ज जो है सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो उससे करंट डिफाइन करो, उससे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन करने वाले चार्ज का करंट डिफाइन करना, तो वो रिलेशन ये होता है। आप देखें कि मान लीजिए ये चार्ज है और इसमें ये इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है v, ये घूम रहा है, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये तो डिफाइंड हो जाएगा ना सर्कुलर मोशन में, और ये करंट डिफाइंड है। तो इक्वेशन ऐसे होती है। यहाँ देखें करंट को डिफाइन करने में असल में क्रॉस सेक्शन डिफाइन करना जरूरी है डेफिनेशन के मुताबिक, कि इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज कितने समय में पास हो जा रहा है। तो अगर मान लें जैसे ये Q कूलम का चार्ज है, तो इस क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है, करंट हमें डिफाइन करनी है, तो कितने कितने समय में ये पास हो रहा होगा, वही Q कूलम हर एक टाइम पीरियड के बाद। सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड होगा ना, तो एक टाइम पीरियड में ये यहाँ क्रॉस हुआ, फिर एक टाइम पीरियड में आया, फिर एक टाइम पीरियड में आया, ऐसे क्रॉस कर रहा है। तो Q चार्ज हर एक टाइम पीरियड पे इस क्रॉस सेक्शन से पास हो जा रहा है। तो यहाँ पे करंट जो डिफाइंड होगी उस Q को टाइम पीरियड से डिवाइड कर, सर्कुलर मोशन करने वाले चार्ज का ये करंट डिफाइंड हो जाएगा। और टाइम पीरियड अगर आपको डिफाइन करना है तो उसमें t या तो दिया हो, नहीं तो अगर एंगुलर वेलोसिटी दिया हो या ऑर्बिटल वेलोसिटी दिया हो, तो आप जानते हो t को रखना कि ये टाइम पीरियड जो होगा वो कैसे संबंधित हो जाएगा। ये रेडियस है सर्कुलर मोशन का, t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अपॉन v भी लिख सकते हैं, या t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ओमेगा या v दिया है तब भी आप फाइंड कर लेंगे। तो करंट ऐसे डिफाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल डेफिनेशंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस है इनकी काफी। अब एक टर्म और आ रहा है करंट डेंसिटी। अभी कुछ डेफिनेशंस आएंगे और डेफिनेशंस हम लोग जान लें तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके सर्किट्स की तरफ, है ना। तो करंट डेंसिटी जरा डिफाइन कर रहे हैं, ये क्या है देखें। करंट डेंसिटी इज अ मेजरमेंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। असल में हुआ क्या, देखें करंट तो आप देख रहे हो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन दिशा तो है ना डायरेक्शन। तो कहीं कहीं ऐसी भी रिक्वायरमेंट हो जाती है आगे चल के कि हमें उसके डायरेक्शन को भी इंक्लूड करना पड़ता है। अभी तो हम लोग मैथमेटिकल तरीके से कर रहे हैं, मतलब साधारण स्केलर मैथमेटिक्स कर रहे हैं करंट की, लेकिन ऑफकोर्स डायरेक्शन तो इन्वॉल्व है उसके साथ। तो कहीं डायरेक्शन की जरूरत पड़ जाती है इसकी। तो डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ रही है जो इस तरीके से बिहेव करे कि जो इसकी करंट को भी रिप्रेजेंट कर दे, उसकी स्केलर मैथमेटिक्स को भी रिप्रेजेंट कर दे, जब जरूरत हो तो स्केलर मैथमेटिक्स यानी करंट को रिप्रेजेंट कर दे, और उसके डायरेक्शन की भी मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट कर दे जरूरत पड़ने पे। तो एक क्वांटिटी यहाँ पे करंट डेंसिटी डिफाइन की जा रही है जो बेसिकली होगी वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी होने से डायरेक्शन तो होगा ही उसमें, और साथ साथ वेक्टर क्वांटिटी होने से इसमें डायरेक्शन की यानी कि वेक्टर की मैथमेटिक्स भी चल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसी क्वांटिटी होगी जो करंट को रिप्रेजेंट भी करेगी। तो करंट को रिप्रेजेंट करना और करंट की डायरेक्शन को लेते हुए जहां जरूरत पड़ी वहां वेक्टर मैथमेटिक्स करवाना, तो इन दोनों को इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे एक क्वांटिटी डिफाइन की जा रही है करंट डेंसिटी। तो फिर से पढ़ते हैं, देखें क्या है। ये करंट डेंसिटी इज अ मेजरमेंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। करंट एक यूनिट एरिया के थ्रू पास करवाते देखें पहले, तो उसमें यह हुआ कि जैसे मान ले कंडक्टर डिफाइन कर रहे हैं, एक कंडक्टर है सपोज, है ना, या पैसे से, और इसमें ये चार्ज जो है फ्लो कर रहे हैं, ऐसे फ्लो कर रहे होंगे। ये क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है।
अच्छा, क्रॉस सेक्शन ऐसे तिरछा दिखा दिया गया। अभी डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग। तो इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो है ये करंट डिफाइंड हो रही है, निकल रही है। अब करंट डेंसिटी डिफाइन करना है। तो करंट डेंसिटी जो है उसके लिए यहाँ पे एरिया की बात हो गई है ना, कि करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। तो चलो एरिया भी डिफाइन कर दें, एरिया डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब आएगा बात ये कि इसमें अब चूंकि ये करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जरा उसको भी देखते चले। वेक्टर एज ए वेक्टर, तो एरिया वेक्टर कैसे बनाते हैं? एरिया के परपेंडिकुलर, तो देखो एरिया वेक्टर बना दिया, ठीक है। और साथ ही साथ एक करंट डेंसिटी वेक्टर भी दिखा रहे हैं, ये देखें, ध्यान रखिएगा। करंट डेंसिटी चूंकि करंट को ही रिप्रेजेंट करती है ना, करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसकी दिशा वही होगी जो करंट की होगी, तभी तो उसकी दिशा को रिप्रेजेंट कर पाएगा ये। तो करंट डेंसिटी वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है। अब देखें एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी में फर्क, ठीक है, ओके। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल डिफाइन कर देते हैं, थीटा। अभी जरूरत महसूस होगी आपको कैसे, ओके। अब एक एरिया हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं जो इस एरिया का कंपोनेंट है। अब ये एरिया कैसा होगा, ये देखें, ये वो एरिया है जो इस करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्यों किया है, क्यों लिया है ये एरिया, उसका रीजन है यहाँ पे। ये डेफिनेशन असल में हम करंट को करंट डेंसिटी से रिलेट करने वाले हैं, करंट डेंसिटी डिफाइन करनी है। तो उसमें ये दिया गया है, देखें, ये करंट डेंसिटी इज अ मेजरमेंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। ओके, यूनिट एरिया तो कर लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, करंट को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो अपने आप यूनिट एरिया का हो जाएगा केस। ये चीज देखें, विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हमें एरिया वो लेना है जो चार्ज के जो फ्लो की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर है। तो क्या ये एरिया परपेंडिकुलर है क्या इस डायरेक्शन? ये डायरेक्शन तो ये दिख रहा है फ्लो का, तो इसके परपेंडिकुलर तो है नहीं। तो डेफिनेशन के मुताबिक तो हमें परपेंडिकुलर लेना है केस। तो हम एरिया परपेंडिकुलर कैसे लें, तो उस एरिया का कंपोनेंट लें, इसीलिए कंपोनेंट लिया गया। अब ये कंपोनेंट लेंगे तो आप जानते हो, पहले भी मैथमेटिक्स जान चुके हो, कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, है ना। तो ये एंगल दोनों थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा। ये कंपोनेंट हो गया। आप इसको यूज करेंगे डेफिनेशन में, तो देखें अब आएगी डेफिनेशन जे की, करंट डेंसिटी की, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। अब देखो एरिया नीचे आने से क्लियर हो गया कि करंट पर यूनिट एरिया ये डिफाइंड हो गया, लेकिन एरिया कौन सा, ये कॉस थीटा बता रहा है कि वो वाला एरिया जो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। ये है डेफिनेशन करंट डेंसिटी की, ठीक, ओके। तो अगर मान ले जैसे कैलकुलेट करना हो करंट डेंसिटी, तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और ये भी आप देख लें कि अगर मान ले जैसे एरिया सीधे परपेंडिकुलर दिया हो, ऐसा एरिया दे दिया हो, तो थीटा 0 हो जाएगा। तो उस केस में cos 0 इज 1, तो सीधे ये लिख सकते हैं आई अपॉन। अगर मान ले एरिया सीधे परपेंडिकुलर वाला है तो सीधा इस्तेमाल कर लें, उसे कंपोनेंट क्या लेना, तो आई अपॉन ए हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इसका जरा वेक्टर फॉर्मूला भी अब क्रिएट कर दिया जाए, तो एक बात स्पष्ट है यहाँ से, अगर आप इसे देखोगे, देखें यूनिट भी आ रही है इसकी, जरा देख लेते हैं। यूनिट जो है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये तो क्लियर है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। देखिए मैं ये कह रहा था कि ये जो एक्सप्रेशन, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू जे इंटू ए कॉस थीटा। तो अगर वेक्टर में आ जाए हम, तो ये जे इंटू ए कॉस थीटा, आप जानते हो जे भी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी, आप देखें वहां पे, तो इन दोनों का ऑफ कोर्स डॉट प्रोडक्ट जो होगा ना वो आई हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से आ गया। तो क्लियर है बात कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट आपने किया, तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्वांटिटी कैसी आएगी, स्केलर आएगी, तो करंट स्केलर क्वांटिटी हो गई। और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है जे, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो ये है डेफिनेशन करंट डेंसिटी, और ये आपस में इस तरीके से रिलेटेड है, देख लें, ठीक। जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग जे इस्तेमाल करेंगे, कम जरूरत पड़ती है। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अब देखो लिखा हुआ है करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी विद डायरेक्शन, किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में ही उसकी डायरेक्शन लीजिएगा, एज अ वेक्टर क्वांटिटी उसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये क्या होती है, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर
ये वैल्यू भी दी हुई है, ऑर्डर दिया है उसका कि स्पीड क्या होगी। तो इसमें फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। करंट जब फ्लो हो रही है तो कैसे फ्लो हो रही है? चार्ज के मोशन से करंट डिफाइंड होगा, है ना। और आप जानते हो चार्ज के मोशन में अगर करंट को डिफाइन करना होता है तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज से डिफाइन करते हैं। भाई जो फॉर्मूले या ये सब बनाए जाते हैं डेफिनेशंस, वो पॉजिटिव पे ही कोशिश की जाती है बनाने की, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो से हम लोग बनाते हैं, लेकिन वास्तव में मूव कौन करता है? निगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कंडक्टर है। अब आप थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो कि करंट बनेगी कैसे। ठीक है, चार्ज का फ्लो शुरू हो गया, करंट डिफाइंड हो गया, लेकिन चार्ज का फ्लो हुआ कैसे? फ्लो ऐसे हुआ कि आप जब कंडक्टर को एक सर्किट में बांधते हो, जैसे सोर्स से बांध दिया आपने, तो जैसे ही आपने सोर्स लगाया सेल, वो तो हम लोग यूज कर चुके हैं। तो सेल क्या करता है? सेल जो है पोटेंशियल क्रिएट कर देता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब? वहां पे एक फील्ड क्रिएट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? अब मान लीजिए जैसे आप विजुलाइज करो, ये एक कंडक्टर है और ये एक सर्किट लगा हुआ है, यहाँ पे सेल आपने लगाया, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो ये जो हाई पोटेंशियल है इसका, सेल का, ये सीधे इस कंडक्टर से इस तरफ जुड़ा है। तो इधर क्या हो गया? हाई पोटेंशियल कर दिया। और ये निगेटिव इधर उस कंडक्टर का लो पोटेंशियल कर दिया। ठीक है, तो ये हाई और लो हो गया। अब हाई और लो पोटेंशियल डिफाइंड हो गया तो अंदर फील्ड नहीं आ गई? फील्ड आ गई। फील्ड किधर से किधर चलेगी? प्लस से माइनस की। तो ऐसे फील्ड आ गई। अब कंडक्टर में ये फील्ड डिफाइंड हो गई इस तरफ। और यार फील्ड आते ही, इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही चार्ज पे असर तो आना ही है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे दौड़ना शुरू कर देंगे? इलेक्ट्रॉन्स इधर दौड़ना शुरू कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ना शुरू कर देंगे तो करंट डिफाइंड हो जाएगी। अच्छा ये बताएं, इलेक्ट्रॉन जो है दौड़ते ही रहेंगे कि रुक भी सकते हैं? अब एक चीज आ रहा है, एक देखे, जो पहले हम लोगों ने बात कही थी उससे एक डिफरेंट बात आ रही है कि इसमें कंडक्टर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी है। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने पढ़ा था कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड ठहर नहीं सकती। नहीं, ठहर नहीं सकती है बात कही गई थी, लेकिन आ तो सकती है ना। ठीक, तो आप जरा फर्क देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रोका गया है, वहां और यहां में फर्क है। वहां क्या हुआ था कि जब हम कंडक्टर डिफाइन कर रहे थे तो हमने जो है उसे चार्ज दिया और फ्री कर दिया, अब तुम्हें जैसे बिहेव करना है करो। तो चार्ज देते ही क्या हुआ? एक्सेस चार्ज देते ही, कंडक्टर तो न्यूट्रल रहता है, एक्सेस चार्ज देते ही उसमें फील्ड आ गई चार्ज की। अब क्या हुआ कि फील्ड आने से उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन से भागना शुरू कर दे। क्यों? पोटेंशियल हाई हो गया, उनका पोटेंशियल हाई हो गया। अब पोटेंशियल हाई होते ही वो क्या करेंगे? तुरंत जो है फ्लो शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। किस लिए? पोटेंशियल को मिनिमाइज करने के लिए। तो पोटेंशियल मिनिमाइज करने का एक मतलब तो और हुआ ना कि फील्ड को खत्म करना, फोर्स को खत्म करना, इक्विलिब्रियम लाना। तो वो कोशिश शुरू कर दी है, कोशिश शुरू की है, सक्सेस भी मिल गई उनको। वो अल्टीमेटली क्या हुआ? आपने चूंकि उन्हें फ्री छोड़ दिया था तो फ्लो करके फील्ड को उन्होंने खत्म कर दिया। तो कंडक्टर जो है फील्ड से फ्री हो गया इनसाइड, है ना। यही तो हुआ था। ओके, यहां पे क्या हुआ है कि यहां पे आप उसे फ्री होने ही नहीं दे रहे हो। सोर्स लगाने का मतलब है, सोर्स लगाने का मतलब इस कंडक्टर पे हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव आपने इंपोज किया हुआ है। अच्छा, चार्ज कोशिश कर रहे हैं। अच्छा आप ये बताओ, इधर पॉजिटिव आपने कर दिया, इधर नेगेटिव कर दिया, है ना, फील्ड ऐसे क्रिएट हो गई, तो इलेक्ट्रॉन किधर भागना शुरू किया? उस तरफ। क्यों? पॉजिटिव की तरफ। क्यों? उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए कि यार फील्ड आ गई है, हमारा पोटेंशियल जो है हाई हो गया, हमें इक्विलिब्रियम चाहिए, इक्विलिब्रियम चाहिए। तो उन्होंने कोशिश शुरू कर दी क्या? उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया, लेकिन हो क्या रहा है? वो कर तो रहे न्यूट्रलाइज दौड़ दौड़ के, लेकिन आप न्यूट्रलाइज होने नहीं दे रहे हो पूरा। मतलब न्यूट्रलाइज हो रहा है लेकिन आप नए चार्ज क्रिएट कर दे रहे हो। कैसे? सोर्स से। सोर्स क्या होता है? सोर्स न्यूट्रलाइज नहीं होता है। सोर्स जैसे उसमें एक एबिलिटी होती है कि न्यूट्रलाइज होगा अगर, तो फिर से नया पोटेंशियल, नए चार्ज क्रिएट कर देगा। अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तुरंत जो है इलेक्ट्रोड क्या करते हैं? तुरंत अपने पोटेंशियल को मेंटेन कर लेते हैं, चार्ज नया डेवलप हो जाता है। तो क्या होगा कि इसका चार्ज हमेशा बना रहेगा। किसका? सेल का। तो सेल के चार्ज बने रहते, पोटेंशियल बना रहता है, तो हमेशा जो इनको पोटेंशियल दिए रहता है, मतलब इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव क्रिएट किए रहता है। तो सोर्स संभाले रहता है। अच्छा आप सोर्स हटा दो, आप एक बार उसे पॉजिटिव नेगेटिव देके सोर्स हटा दो, मतलब स्विच ऑफ कर दो, तो देखो फिर करंट बंद क्यों हो जाती है? करंट इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि वो तुरंत क्या हुआ, जैसे आपने ऑन किया तो वो प्रोसेस शुरू हो गया न्यूट्रलाइज करने का, और आपने जैसे ही बंद किया तो क्या हुआ? वो न्यूट्रलाइज तो कर दिए, ये वाले इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन आगे सोर्स है ही नहीं कि नए पोटेंशियल को क्रिएट कर पाए, तो न्यूट्रलाइज हो गया, खत्म हो गया वहीं पे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि चार्ज जो है जैसे ही न्यूट्रलाइज कर रहे हैं आप नया पोटेंशियल क्रिएट करते रहे।
सोर्स से, नया पोटेंशियल। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में, प्रोसेस कंटिन्यूएशन में होने से लगातार चार्ज दौड़ रहे हैं, तभी तो ये डायनेमिक कंडीशन हो जाती है, तभी ये डायनेमिक कंडीशन होती है। करंट हमेशा दौड़ती रहती है, हमेशा करंट, इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहे हैं, करंट इधर डिफाइंड हो, हमेशा ये प्रोसेस चलता रहता है। फील्ड आप खत्म करने ही नहीं देते हो कंडक्टर में। ये है फर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक में और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, ये फर्क है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम फ्री छोड़ देते हैं उसे, ठीक है, तो कंडक्टर में अंदर फील्ड खत्म हो जाती है, इसमें नहीं होगी, वही बात है। तो बात ये आ रही है कि जब फील्ड लग गई, तो फील्ड लगी तो क्या हुआ, उसमें चार्ज दौड़ना शुरू कर दिया। अब थोड़ा इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल के हम लोग पॉजिटिव पे आ जाते हैं। अब वही है कि वो केस को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉजिटिव से देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहे हैं तो पॉजिटिव इधर शुरू हो गया। लेकिन वास्तविकता तो नहीं ना है, लेकिन फिर भी सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो मान लीजिए जैसे चार्ज जैसे दौड़ना शुरू कर दिए, ओके, अब चार्ज जब दौड़ रहे होंगे तो आप ये बताओ क्या फ्रीली दौड़ रहे होंगे? यहां पे बात आ रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एन एवरेज वेलोसिटी, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये एवरेज वेलोसिटी बोले, यही वही चार्ज जो दौड़ रहे हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उन्हीं की स्पीड है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और कुछ नहीं है। वही कह रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन क्या होगा ये आप जान चुके हो, है ना। अब वो मोशन हो रहा है तो उनकी स्पीड भी डिफाइंड होगी, क्योंकि स्पीड डिफाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्पीड नहीं होगी तो करंट नहीं डिफाइंड होगी। करंट का संबंध स्पीड से है, अगर स्पीड खत्म तो करंट खत्म, है ना। तो जरूर स्पीड से संबंध है, तो पहले स्पीड डिफाइन करें तो फिर स्पीड का संबंध करंट से लेंगे। याद है एक फॉर्मूला आपको, बहुत याद होगा जरूर, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है वो, है ना। एक फॉर्मूला याद है आपको शायद, तो वो फॉर्मूला वो उस पे आ रहे हैं हम लोग, है ना। तो ड्रिफ्ट स्पीड डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या, चलो पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव ऐसे दौड़ रहे हैं। अब पॉजिटिव दौड़ेंगे तो होता क्या है कि ये दौड़े क्यों, फील्ड के कारण, और फील्ड होता है फोर्स। अब आप सोचो कि जब ये दौड़ रहे होंगे चार्ज तो फोर्स से दौड़ेंगे, फोर्स लग गया, अब फोर्स से एक्सेलेरेट करेंगे वो। अब एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी का बढ़ना, वेलोसिटी का बढ़ना, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होगा, यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट होती है, ऐसे कंडक्टर होते हैं उसमें यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट होती है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होता है, स्पीड बढ़ने लगती है। स्पीड बढ़ेगी तो यहां पे क्या लिख रहे हैं देखें, एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी क्यों, अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक वेलोसिटी तो होगी नहीं, स्पीड तो बढ़ती चली गई। अब एक स्पीड ये डिफाइन कर दे रहे तो एवरेज डिफाइन करें, तो एवरेज डिफाइन करना क्यों जरूरी हो गया, उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली नहीं दौड़ पाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब दौड़ रहे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो अंदर तो कंडक्टर भरा हुआ है ना, किससे, एटम से, आयन से, एटम तो मौजूद है ना वहां पे। तो इलेक्ट्रॉन्स जब दौड़ेंगे तो कोलाइड करने लगते हैं, तो कोलिजन होगा। तो होता क्या है कि जैसे ही मान लें जैसे ही एक्सीलरेट किए वो, अरे यार स्पीड, उनको स्पीड मिली मतलब उनके पास एनर्जी है। एनर्जी कहां से आई, फील्ड से। फील्ड तो एनर्जी की फॉर्म रखता है ना। फिर से याद करो कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड लगी हुई है ऐसे, तो इस बॉडी को बस इसमें आप छोड़ दो तो अपने आप भागने लगती है। तो इसके बाद काइनेटिक एनर्जी कौन दिया, फील्ड ने दिया। इसको बोलते भी है पोटेंशियल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनको पोटेंशियल फील्ड बोला जाता है। वो फील्ड जिसमें पोटेंशियल हो, मतलब एनर्जी हो, वो एनर्जी देने में सक्षम होते हैं। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो वो चार्ज को एनर्जी मिल गई, वो भागना शुरू कर दिए। अच्छा, अब वो भागे, एक्सीलरेट करते हुए भागे, तो क्या हुआ, फ्री तो है नहीं, फ्रीडम तो है नहीं पूरे रास्ते में, तो वो जाके टकरा गया। तो जैसे ही चार्ज टकराएगा किसी एटम से या आयन से, तो क्या होगा, एनर्जी उसकी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक है ना, वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, वो अब सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई, इसीलिए तो कंडक्टर गर्म होने लगता है। आप जब भी कोई सर्किट ओपन, मतलब वो चलाओगे, शुरू करोगे सर्किट, जैसे ही उसे चालू करोगे सर्किट को, तो आप देखो गर्म हो जाता है, कंडक्टर पूरा गर्म होने लगता है। क्यों गर्म होता है, उसका रीजन वही बता रहा हूं मैं। तो ये जैसे ही जो है एक्सीलरेट किए चार्ज, टकरा गए, टकराए तो काइनेटिक एनर्जी हीट में बदल गई। अच्छा, वो बैठे नहीं रहेंगे अब, क्योंकि फोर्स तो हमेशा है, फील्ड हमेशा है वहां पे। तो फील्ड हमेशा होने से वो टकरा के रुकेंगे तो, लेकिन फोर्स लग रहा है तो फिर एक्सीलरेट करेंगे, फिर शुरू हो जाते हैं चलना, फिर चलते हैं, अभी एक्सीलरेट किया नहीं कि फिर टकरा गए। लगातार कोलिजन होता रहता, बार बार वो चलेंगे, फोर्स है उसमें, वो एक्सीलरेट करेंगे, कोलाइड करेंगे, रुकेंगे, फिर एक्सीलरेट करेंगे, फिर कोलाइड करेंगे, फिर एक्सीलरेट करेंगे। तो ये सिलसिला चलता रहता है सारे इलेक्ट्रॉन्स का। कौन से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नतीजा यह होगा कि ये सब मिलके
कंडक्टर को गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं, इसीलिए कंडक्टर गर्म होने लगता है ना, हीट डेवलप होने लगती है। अब देखो हीट कहाँ से मिली हमें, किस एनर्जी से, इलेक्ट्रिक एनर्जी से। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमें वो एनर्जी मिल रही है, तभी तो रेजिस्टेंसेस जो बनाते हैं हम लोग उसका यूज करते हैं, उस हीट का, वो एनर्जी यूज होने लगती है। ओके, अच्छा ये तो एक एस्पेक्ट है। फिर बात आ रही थी स्पीड की, तो अब पता चल रहा है कि अब जो इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो दौड़ रहे होंगे वो फ्रीली नहीं दौड़ पाएंगे, तो उनकी स्पीड उतनी हो ही नहीं पाएगी। वैसे तो स्पीड बहुत होती, एक्सेलरेट करते, लेकिन स्पीड नहीं हो पाएगी, बार बार कोलाइड करके रुक जा रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि पूरे मोशन में हम लोग स्पीड नहीं, एवरेज स्पीड निकालते हैं, वही एवरेज स्पीड है बोला जा रहा है। तो एवरेज स्पीड, ऑन एवरेज वो कितनी स्पीड से चल रहे होंगे, तो बहुत कम होती है, वो होनी भी चाहिए। कोलिजन जो इतने हो रहे हैं, ये देखें, ये बहुत कम स्पीड है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब देखो कितनी कम स्पीड है ये। तो इतनी कम स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं या चार्ज मूव कर रहे हैं, इसी को ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन और राइज होता है, बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन होता है, कभी पूछ भी लेते हैं या आपके दिमाग में कौदना चाहिए क्वेश्चन की। जैसे बात ये हो रही थी, हम लोग सर्किट जब आपको पढ़ा रहे थे, उस समय एक बात राइज हुई थी कि भाई आपने जैसे ही सर्किट को ऑन किया तो 4 सोर्स से चलते हैं, 4 सोर्स से चले, डिवाइस तक पहुंचे तो एनर्जी लेके चले, सेल से हाई पोटेंशियल से एनर्जी लेके चले, और जैसे कैपेसिटर तक पहुंचे तो इसमें एनर्जी भरे, फिर लौट है लो एनर्जी पे। तो जब स्विच आप ऑन करते हो तो ये चार्ज चलता है, यहां जाके एनर्जी भरता है। सोचा जाए कि इस दूसरे पहलू सोचे, अब हम लोग जैसे स्विच ऑन करते हैं तो एक लाइट जलाना है, बल्ब जलाना है, एक CFL जलाना है या फैन चलाना है, चले एक बल्ब जलाना है, ठीक है। तो वहां ऑन किए तो इस हिसाब से सोचा जाए कि अगर वो वाला चार्ज जो ऑन करें वहां से एनर्जी लेके चल रहा है, तो वहां से उस बल्ब तक, पता नहीं बल्ब कहाँ लगा हो, कितनी दूर है ना, तो वहां तक पहुंचने में तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा आधे 1 घंटे। ये स्विच ऑन करें तो यार चलो अभी ऐसा करते हैं, अब हमें 6 बजे लाइट जलानी है तो 5 बजे स्विच ऑन कर देते हैं। एक प्रोग्राम करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, 5 बजे स्विच ऑन कर दें तो 6 बजे तक लाइट जल जाएगी, है ना। यही तो, अरे बहुत कम स्पीड है यार ये, और टाइम लग जाएगा इसे वहां पहुंचने में, ठीक। तो क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप देखो जैसे ही स्विच ऑन करो लाइट जल जाती है। क्यों होता है? उसका रीजन अब देखें, एक स्टेप और आगे बढ़े। अब ये ठीक है कि चार्ज ही एनर्जी का कैरियर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां एक ही चार्ज है उसका इंतजार किया जाए, है ना। और ये भी सुने, ये नहीं कि सोर्स से ही एनर्जी उठाई जाएगी। सोर्स एक ऐसा सोर्स है जो हर जगह एनर्जी को पहुंचा देता है इमीडिएट। क्या होता है देखें, एनर्जी वहां से उठानी नहीं पड़ती है, एनर्जी पूरे सर्किट में हर जगह मौजूद होती है। कैसे होता? क्या है कि जैसे ही आप स्विच ऑन, कंडक्टर कनेक्टेड है, स्विच ऑन किया नहीं कि वो जो सोर्स है वो पूरे सर्किट में, पूरे कंडक्टर में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से क्रिएट होती है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने का मतलब कि हर जगह फोर्स मौजूद है। तो क्या उस इलेक्ट्रॉन का इंतजार किया जाए जो वहां पे बैठा हुआ है सोर्स पे? नहीं। जो बल्ब के पास मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में, वही वहीं चलना शुरू कर देंगे। उनके पास एनर्जी तो पहुंच गई, तो वहीं चलना शुरू कर देते हैं, तो इमीडिएट उसको हीट मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, और वो लाइट सोर्स ऑन हो जाता है। वो तो कंडक्टर में जहां जो इलेक्ट्रॉन बैठा होगा वहीं शुरू कर देगा चलना, क्योंकि फील्ड हर जगह मौजूद है। अब ये अलग बात है, सर्कुलेशन होगा वो भी आएगा, क्योंकि कंटिन्यूएशन भी चाहिए ना। इसने एनर्जी खर्च कर दी तो और भी तो एनर्जी चाहिए ना कंटिन्यूअस। तो उधर से पीछे से जो आ रहे हैं चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स, वो एनर्जी लेके आ रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं है कि इंतजार करना पड़ेगा कि वहीं से शुरू होगा, ये पूरा सर्कुलेट होने लगता है ऐसे फील्ड, तो तुरंत एनर्जी मिल जाती है वहीं पे, तो वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, ओके। अब हुआ क्या कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स चल रहे थे वहां पे, या चार्ज चल रहे थे, तो वो कोलाइड करते हुए चल रहे हैं। तो लगातार जो चार्ज हो रहे हैं वो कोलाइड कर रहे हैं। तो कोलाइड करने से एक तो उनकी स्पीड जो है कम हो जा रही है, कम तो होनी है, तो एवरेज स्पीड डिफाइंड हो गई। और दूसरी बात, वहां पे कोलिजन नहीं होगा तो एनर्जी कैसे डेवलप होगी? कोलिजन होना ही बहुत जरूरी है, वो तो बहुत ही जरूरी है कोलिजन होना। क्योंकि रेजिस्टेंस जब हम डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस अभी डिफाइन करेंगे हम लोग, 2 पर्पस होता है। रेजिस्टेंस का एक पर्पस होता है करंट को कंट्रोल करना, तो कंट्रोल करने का मतलब है हिंड्रेंसेस होने चाहिए। और दूसरा पर्पस होता है उसमें
इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलना। तो ये दोनों पर्पस सॉल्व होने लगते हैं। कह रहा यहाँ पे बात आ रही है ड्रिफ्ट स्पीड की, तो वो बात समझ गए होंगे आप कि क्यों एवरेज स्पीड और क्यों इतनी कम। ठीक है, ऐसे आप दिखा सकते हो कि जैसे मान लें ये चार्ज के फ्लो की बात करें तो ये तो वास्तव में तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कैसे लेके चलते हैं? पॉजिटिव पे काम करते हैं। तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है? पॉजिटिव वाली। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड से मूव कर रहे हैं, ये करंट जो है यहाँ पे डिफाइंड हो रही है। अब करंट का संबंध ड्रिफ्ट स्पीड से हो गया। कैसे? ये एरिया है ए, अगर आप डिफाइन करो, और ये कंडक्टर है, तो फॉर्मूला ये होता है NEAVD। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि करंट जो है वो किन बातों पे डिपेंडेंट है वो अभी देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में ये ड्रिफ्ट स्पीड तो आपको समझ में आ गई बात। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है इस कंडक्टर की, ज्योमेट्री इसकी एरिया है ना। और साथ साथ ये देखें n जो है ना, ये कंसंट्रेशन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इकाई वॉल्यूम में। अब ये डिपेंड करता है कंडक्टर की क्वालिटी पे या मटेरियल पे। अब जैसे मान लें कुछ कंडक्टर जो है बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पुअर कंडक्टर होता है। अब जैसे नेम मैं लूं तो बहुत अच्छे कंडक्टर में गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सब अच्छे कंडक्टर आते हैं। पुअर कंडक्टर में आते हैं आपको एल्युमिनियम हो गया, टंगस्टन हो गया। जो पुअर कंडक्टर होते हैं उनसे रेजिस्टेंस बनाया जाता है, समझे। और अच्छे कंडक्टर जो होते हैं उनसे कनेक्टिंग वायर बनाए जाते हैं। ये जो वायर होते हैं ना कनेक्टिंग वाले, ये बल्ब लगा है सोर्स, जैसे मान लें एक वो वाला बल्ब आपने देखा है, फिलामेंट बल्ब जो होता है, पता नहीं अब टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होगी, मिलता ही नहीं अब वो, लेकिन वो बल्ब जो है हम लोग को पढ़ाने में आसानी रहती थी, उसमें फिलामेंट दिखता था अंदर। या हीटर ले लो आप, हीटर में तो एलिमेंट दिखता ही है ऐसे। तो वो जो एलिमेंट जो होता है ना, वो बेसिकली वो रेजिस्टेंस होता है, और उसको सोर्स से कनेक्ट करने वाला वो कंडक्टर हो गया। तो कंडक्टर तो दोनों ही हैं। कंडक्टर वो होता है जो करंट को जाने दे, अलाउ करे। इंसुलेटर वो है जो करंट को रोक दे। तो इंसुलेटर नहीं, इंसुलेटर तो करंट को ही रोक देगा, करंट रुकना नहीं है ना। सर्किट को चालू रखना है उसमें, क्योंकि हीट चाहिए हमें। तो उसमें रेजिस्टेंस जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है, वो बनाया जाता है। उसमें जरूरी होता है कि कोलिजन हो, है ना। तो कोलिजन हो तो हीट डेवलप हो, तो ये सब बातें हैं। तो वही है कि उसमें ये जो फिलामेंट जो होता है ना बल्ब का, ग्लो करता है, रेजिस्टेंस होता है, वो टंगस्टन का बनाते हैं। अच्छा, वो रेजिस्टेंस चाहिए उसमें, ठीक है, टंगस्टन का बनाते हैं। और जो कनेक्टिंग वायर होगा ये कॉपर का बनाते हैं। क्योंकि इसलिए बनाते हैं ना कि वो नहीं चाहते हम लोग कि ये कनेक्टिंग वायर में हीट डेवलप हो। तो अगर अच्छा कंडक्टर होगा तो वो सेफ रखेगा, तो इसमें हीट नहीं डेवलप होगी। नहीं तो डेंजरस हो सकता है, वहाँ हीट, दो नुकसान होंगे। अगर हीट डेवलप होगा तो वो जो कोटिंग होती है प्लास्टिक वाली, जो इंसुलेशन क्रिएट करती है, दो वायर को अलग रखती है, वो अगर पिघल गया तो दोनों वायर कनेक्ट हो सकते हैं। एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, आप जानते हो। तो अगर दोनों कनेक्ट हो गए तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। तो वही शॉर्ट सर्किटिंग कभी हो जाती है तो वो डेंजरस हो जाता है, आग लग जाती है वहां पे सर्किट्स में, है ना। तो वो सेव करने के लिए होता है। और दूसरी बात ये भी होता है कि उसमें जो है वेस्टेज होगा एनर्जी का। अगर हीट बीच में डेवलप हो गई तो एनर्जी वेस्ट होगी, वो तो यूज कर नहीं पाएंगे। तो ये चाहते हैं कि कनेक्टिंग वायर में हीट ना डेवलप हो, तो एनर्जी वेस्ट ना हो, सीधे जो हीट हमें मिले वो डिवाइस में मिले, बल्ब पे मिले हमें। ये एक पर्पस होता है। तो इसीलिए वो अच्छे कंडक्टर का बनाया जाता है कनेक्टिंग वायर। अब उसमें आपकी चॉइस है, कॉपर का वैसे बनाना चाहिए, लेकिन चॉइस आप गोल्ड का ही बना सकते हो। ये अलग बात है कि अगले दिन मिलेगा नहीं वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन वो कॉपर का प्रीफर करते हैं। अब कॉपर भी कॉस्टली है ना, तो आप देखो उसमें एल्युमिनियम वायर लगा देते हैं, बहुत दिन चल नहीं पाता है वो सर्किट जो है, वो जलने लगते हैं बहुत, है ना। तो वो कंडक्टर ये सब, तो पुअर कंडक्टर जो होता है वही रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का ये मतलब नहीं कि इंसुलेशन, कंडक्टिविटी चाहिए पुअर कंडक्टर, ठीक है। तो वही एन जो मैं डिफाइन कर रहा था वही मतलब था हमारा कि अगर एन वैल्यू ज्यादा होगी, जैसे गोल्ड की, सिल्वर की ज्यादा होती है, एन वैल्यू कॉपर की भी होती है, ठीक है, ज्यादा, तो उसमें वो अच्छा कंडक्टर होगा। एन वैल्यू ज्यादा हो गई, और एन वैल्यू अगर कम होगी, जैसे एल्युमिनियम है, टंगस्टन है, ये सब होंगे, तो वो जो है उसमें वो पुअर कंडक्टर हो गया। खैर, करंट उस पर डिपेंडेंट है। तो ये हो गई मटेरियल की प्रॉपर्टी, और ये हो गया ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। एक एनालॉजी आप जरा देख लो इसमें, ये जो रिलेशन है, क्योंकि वाटर से, वाटर के फ्लो से हम लोग एनालॉजी कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूएशन में रखें, हम लोग को समझ में आता रहेगा केस बहुत आसानी से। तो यहाँ पे जैसे एक पाइप में फ्लो जब दिखाते थे हम लोग,
हाइड्रोडायनेमिक्स में, तो उसमें कुछ क्वांटिटी डिफाइंड थी, क्वांटिटीज जैसे क्यू, रेट ऑफ फ्लो है ना, ये वेलोसिटी और एरिया, तो इनमें एक संबंध होता था, Q इज इक्वल टू ए इंटू, वही है ये, जानते हैं। एरिया और वेलोसिटी तो आपको दिख रहा है, ये देखें है ना, और ये देखें आई, ये कुछ और नहीं है, रेट ऑफ फ्लो है, किसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड था, वो वाटर था, तो ये रेट ऑफ फ्लो, तो बिल्कुल यही वाला रिलेशन ये होल्ड करता है। बाकी ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा आ गई है, लेकिन आप इस पे ध्यान दें, ठीक है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, इसमें कुछ याद है आपको कि अगर ये कनेक्ट करते थे तो उसमें अगर पाइप का क्रॉस सेक्शन बदलता था, है ना, तो क्या चीज, क्या क्यू बदल जाता था, क्यू तो वही रहता था, रेट ऑफ फ्लो क्या बदलता था, एरिया बढ़ गया तो वेलोसिटी घट गई, एरिया घटा तो वेलोसिटी, यही चीज यहां होगा। मान जब आप किसी कंडक्टर में इसे बांध दोगे, मतलब कंडक्टर को सर्किट में बांध दोगे, तो कंडक्टर का अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदले, तो ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलने से करंट बदल जाएगी। अभी हम आपसे पूछें कि एक सर्किट में ये कंडक्टर लगा हुआ है, बताएं ये फॉर्मूला है, एरिया डबल किया गया तो करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप पता चला बिना सोचे समझे बोले यार एरिया डबल हुआ तो करंट डबल हो जाएगी ऐसे, तो पता चला कि इधर से करंट कम निकली और इधर से डबल होके वापस लौटी। अरे भाई वाह, सोर्स का बेकार है, बीच में ही क्रिएट हो जा रही है करंट, सोर्स ने तो करंट आई दिया और डबल होके करंट लौटी, बड़ी खुशी की बात है, खर्च भी हुई और डबल होके लौटी, मतलब एनर्जी खर्च हुई डबल भी हो गया करंट, बहुत अच्छी बात है ये। तो ये सोर्स से जितनी करंट चलती है उतनी ही लौटती है। इसमें भी यही था ना कि ये फ्लो जो है नहीं बदलता है, फ्लो उतना ही होता रहेगा, रेट ऑफ फ्लो, बदलाव ये एडजस्टमेंट आपस में इनमें होगा, ड्रिफ्ट स्पीड और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, वही चीज यहां भी होनी है। तो इसी बात को दिमाग में रखते हुए यहां पे बात आगे बढ़ाते हैं, वो ये है, ये जरा ये कंडक्टर है, कुछ क्वांटिटीज पे हम ध्यान दें, जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बदलेगा तो कुछ क्वांटिटीज, जैसे आपके लिया करंट भी आपने देख लिया, ये क्वांटिटी अभी जे भी देख लेते हैं, जे भी देखा है आपने, तो जरा आई अब डिफाइन कर दिया गया NEAVD से, तो जे कैसे डिफाइंड होगा फिर उसी तरीके से चलें, तो इस फॉर्मूले से आगे बढ़ते हुए हम ये लिख सकते हैं ना, आप देखो कि ये आई हो गया NEAVD और ये ए और cos जीरो क्यों कर दिया, यस परपेंडिकुलर एरिया मिलता तो आमतौर पे यही है, ऐसी परपेंडिकुलर है, तो ये जीरो कर दिया cos जीरो, तो यहाँ पे ए और ए कैंसिल होगा, cos जीरो इज 1, तो जे तो ये हो जाएगा ना NEVD, ठीक, ये तो आप एक्सप्रेशन ये भी देख लो, तो इसकी डिपेंडेंसी VD के साथ है, ठीक है, उसमें एरिया भी था, ठीक। अब चलते हैं कंपैरिजन करते हैं, सारी क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर, एक सर्किट में कंपेयर करते हैं ऐसे कि मान लो एक सर्किट है जिसमें एक कंडक्टर ऐसा लगाया जा रहा है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है, वैसे लगता है यूनिफॉर्म लगाया जाता है, लेकिन मान ले जैसे ये बदलाव है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, तो यार एरिया ये बढ़ रहा है, तो एरिया बढ़ रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा क्वांटिटीज पे, जो जो अभी हम लोगों ने जाना है, तो उसमें आप देखो, ये सबसे पहले ये देखा जाए करंट की बात करें, तो करंट तो जितनी चलेगी उतनी लौटेगी जरूरी होते हुए, तो करंट पे तो इफेक्ट नहीं आना है, तो करंट तो कांस्टेंट है और एरिया जो है वो इंक्रीजिंग है, तो अब आप देखो प्रभाव बाकी किस पे, तो अगर आप ध्यान दो, तो अगर हम इस रिलेशन से देखें तो ड्रिफ्ट स्पीड पे इफेक्ट आ रहा होगा, क्यू कांस्टेंट हो गया, एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा, तो ड्रिफ्ट स्पीड डिक्रीज होने लगेगी, और ड्रिफ्ट स्पीड डिक्रीज होगी, तो अगर इस फॉर्मूले से आप देखना चाहते हो तो जे वैल्यू भी डिक्रीज होगा, और चाहो अगर यहां से देखना आई अपॉन ए से, तब भी पता चलेगा आपको, आई तो कांस्टेंट हो गया, एरिया बढ़ते जाने से जे वैल्यू कम होती जाएगी, तो ऐसे दिमाग में रखिएगा ये इफेक्ट कैसे आता है, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन चल रही है, उनको आप बेहतर तरीके से रियलाइज कर लो कैसे प्रभाव होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिलैक्सेशन टाइम, क्या डेफिनेशन है देखें, टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद आयंस और एटम्स ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। ये अभी अभी आपको बताया गया है कि चार्ज जब दौड़ रहे होते हैं तो फ्रीली नहीं दौड़ पाते हैं, जब वो दौड़ेंगे तो कोलाइड करते हुए कोलिजन होगा, फिर शुरू करेंगे चलना, फिर तो
चार्ज जब दौड़ना शुरू करते हैं सोर्स लगाने से कंडक्टर में, तो वो बार बार कोलाइड करते हैं आने वाले रास्ते में आने वाले आयन से। तो वो चले, कोलाइड किए, रुके, फिर स्पीड बढ़ी उनकी, एक्सलेट किए, ठीक है, फिर कोलाइड कर गए। तो आपने देखा था कि एक तो हम लोगों ने एवरेज स्पीड डिफाइन कर दी थी उस पर, लेकिन बात ये आती है कि एक टाइम भी डिफाइन करना। तो टाइम डिफाइन करें कि वो कोलिजन के, दो कोलिजन के बीच का टाइम। अब इसमें लिखा हुआ है, आप देखें जैसे सक्सेसिव कोलिजन्स लिखा हुआ है। तो इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जब चार्ज चलेगा, कोलाइड किया, फिर यहाँ से उठ के फिर दूसरे के पास जाके जो है वहां से कोलाइड करना है, तो एक टाइम इलेप्स होगा ना दो कोलिजन के बीच में। सक्सेसिव का मतलब है जस्ट अगला वाला कोलिजन, तो उनके बीच में जो टाइम होगा वो बदलता रहेगा ना। अभी पता चला जल्दी से कोलाइड कर गया एक केस में, पास ही कोई आयन मिल गया, पता चला कि फिर दूसरे केस में आयन दूर था या एटम दूर था, तो थोड़ा समय ज्यादा लग गया। तो कोलिजन में, जो सक्सेसिव कोलिजन में टाइम डिफरेंस होगा। तो ऐसे होगा, मान लें जैसे ये चार्ज है और ये कुछ एटम्स दिखाए जा रहे हैं कंडक्टर के, तो कोलाइड जब करता चलेगा तो ऐसे, ये देखें कोलाइड कर रहा है ऐसे, तो समय अलग अलग होगा ना कोलिजन का। तो कह रहे हैं कि ये असल में कुछ भी हो, समय चाहे अलग अलग हो, लेकिन इसी समय पे डिपेंडेंसी है इसके मोशन की, कि वो कितनी दूर चला जाएगा। चलना तो है ही उसे कंडक्टर क्रॉस। अब देखें इधर तो बढ़ ही रहा है, कुछ भी हो, जैसे भी कोलाइड करता हुआ चल रहा है, लेकिन इधर तो बढ़ रहा है ना ऐसे, ठीक। तो वही कह रहे हैं कि ये टाइम जरा डिफाइन कर दें, क्योंकि अभी इसकी मैकेनिक्स में आना है हम लोगों को। चार्ज के लिए जो हम लोग स्पीड और टाइम डिफाइन कर रहे हैं, इसका कोई पर्पस होगा ना आगे, इसकी मैकेनिक्स में आना है हम लोगों को, तो इनको रिलेट भी करना है। तो वही कहा जा रहा है कि जैसे हम लोगों ने एवरेज स्पीड डिफाइन कर दी, वैसे एक टाइम भी एवरेज डिफाइन कर दें, क्योंकि टाइम वेरी कर रहा है। तो वही कह रहे हैं कि इनका एवरेज निकाल लो इस टाइम का, वो जो टाइम होगा एवरेज टाइम, उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब देखें डेफिनेशन समझ में आएगी कि एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद आयंस और एटम्स, वही एवरेज टाइम है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम भी डिफाइंड हो गया। अब देखें इसका पर्पस क्या है, वो हम दिखाते हैं आपको इन सब डेफिनेशंस का। मेन पर्पस ये है कि टू डेवलप रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल, करंट एंड रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। एक फॉर्मूला आपको जरूर याद होगा, V = I × R, है ना, करंट स्थिति में, जिसे आप ओम्स लॉ बोलते हैं। बेसिकली वो ओम्स लॉ नहीं है, वो एक रिलेशन है। ओम्स लॉ के लिए कोई डिसिप्लिन होती है, कंडीशंस होती हैं, तो ओम्स लॉ तो बाद में आएगा। लेकिन हमारा मकसद है कि इस समय जो 3 क्वांटिटीज हमें दिख रही होंगी सर्किट में, एक तो सोर्स का पोटेंशियल, दूसरा करंट, और तीसरा रेजिस्टेंस। जैसे वहां पे हम लोगों ने डेवलप किया था कैपेसिटेंस, चार्ज और पोटेंशियल में रिलेशन, Q = CV, उसी पे सर्किट चल रहा था। उसी तरीके से यहाँ भी हमें रिलेशन एक डेवलप करना है, किसमें, ऑफ कोर्स उसमें पोटेंशियल में, रेजिस्टेंस में और करंट में। और साथ ही साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी आने वाली है। और रेजिस्टेंस डेफिनेशन के बाद ये भी पता चलेगा कि रेजिस्टेंस वास्तव में कैसे बनाया जाता है और किन बातों पे वो डिपेंडेंट है, ठीक। जैसे कैपेसिटर हम लोगों ने जब डिजाइन किया था, तो उसमें पता चला था कि कैपेसिटर 2 बातों पे डिपेंडेंट है। कैपेसिटेंस वैल्यू किस पे, एक तो मीडियम अंदर जो होता है, और साथ साथ ज्योमेट्री, प्लेट का एरिया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो ज्योमेट्री और मीडियम। तो ऐसी रेजिस्टेंस क्या होता है और क्यों जरूरत है उसकी, और साथ ही साथ उसकी डिजाइनिंग कैसे होती है, किन पे डिपेंडेंट है, वो सारी बातें आने वाली। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिस्कशन होगा अभी, ठीक। लेकिन पहले रेजिस्टेंस को लाएं तो पिक्चर में, तो देखें कैसे। चले एक मैकेनिक्स करते हैं हम लोग चार्ज की, जो फ्लो कर रहा था। तो इसमें एक कंडक्टर लगाया गया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, ऐसे एक सोर्स लगा दिया गया। देखें क्या क्या दे रहे हैं ये सोर्स का पोटेंशियल है जो डिफाइंड होगा, और जब ये पोटेंशियल आप लगाओगे, यहाँ पे सोर्स लगाओगे, तो ये पूरा पोटेंशियल इस पे पहुंच जाएगा कंडक्टर पे। पोटेंशियल पहुंचने का मतलब है कि यहाँ से अब जो है पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये हाई पोटेंशियल और ये लो, तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। तो करंट फ्लो करने लगी, आप देखें ये करंट फ्लो करते हुए आप जान रहे हैं पूरा सर्किट कंप्लीट करेगी। ओके, जब करंट फ्लो होगा तो इसका मतलब है चार्ज का फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक। तो चार्ज का फ्लो भी अभी दिखाना है हम लोगों को। और ये देखें कंडक्टर की ये डायमेंशंस दिखाया जा रहा है, ये लेंथ है कंडक्टर का। ये क्यों आ रहा है, ये सब बातें अभी स्पष्ट होकर आ जाएंगी। मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्या क्या क्वांटिटीज है। ये फील्ड कहाँ से आ गई, ऑफ कोर्स ये जब हाई पोटेंशियल यहां दोगे, तो हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, तो फील्ड तो डिफाइंड हो गई। तो फील्ड के अगेंस्ट ही तो पोटेंशियल हाई होता है। तो ये फील्ड आ गई, एक यूनिफॉर्म फील्ड है। जब ये फील्ड आई तो इसी से तो फोर्स आया होगा, तो इससे फोर्स भी डिफाइन कर दें चार्ज पे, तो ये चार्ज पे फोर्स आ गया। ये देखें ये फोर्स जो डिफाइन कर रहे हैं, E × E क्यों बोलना है,
ओके, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो है, ये इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, नहीं तो क्यू ई होता, तो क्यू इज ई, तो वो ई इंटू ई, ये फोर्स हो गया। अच्छा, जब ये फोर्स हो गया तो ये इसी से एक्सेलेरेट करेंगे। एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या एक्सेलेरेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। हमें फोर्स पता चल गया तो एक्सेलेरेशन फाइंड ही कर सकते हैं। उस फोर्स को मास से डिवाइड कर दो। मास किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। जब फोर्स को आप मास से डिवाइड करोगे तो एक्सेलेरेशन आएगा। ठीक, अब एक्सेलेरेशन आ गया, डिफाइंड हो गया, तो फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, जरा इस फील्ड की वैल्यू कैसे निकाली जाए? हमें तो पोटेंशियल मालूम होता है, ये सोर्स का पोटेंशियल मालूम होता है, ये पोटेंशियल लग गया तो इसे फील्ड भी तो लिखना है। तो फील्ड कैसे होगा? सिंपल, V अपॉन एल, यूनिफॉर्म फील्ड है, आप जानते हो यहाँ पे रिलेशन डेल्टा V इक्वल टू E इंटू डेल्टा आर। तो E कैसे आएगा? डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर, तो डेल्टा V इज V एंड डेल्टा आर इज व्हाट? एल। तो यहाँ पे हम E को V से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। जब इतनी बात आ गई तो अब एक इक्वेशन जानी पहचानी। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये रेक्टिलिनियर मोशन में कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन वाले केस में एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला है। ये देखें, एवरेज है, ये बार है यहाँ पे लगा हुआ, क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन ये V बार एवरेज। तो V इज इक्वल टू U प्लस हाफ AT, याद आ रहा है? V इज इक्वल टू U प्लस AT जो था वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी, लेकिन हम लोग को एवरेज की बात करनी है ना। वो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड। तो हम असल में क्या करने जा रहे हैं, ये जो एक्सेलेरेशन दिख रहा है, जो अभी रिलैक्सेशन टाइम आया था, जो ड्रिफ्ट स्पीड आया था, वो सब किससे संबंधित है? उसी चार्ज से, चार्ज के मोशन से। तो उनको रिलेट कर लें, तो इससे रिलेट कर लेते हैं। तो आप देखो क्या सब्स्टिट्यूशन हुआ। ये सब्स्टिट्यूशन जब हम करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ध्यान दीजिएगा, ये एवरेज स्पीड इज व्हाट? ड्रिफ्ट स्पीड, ये लिख दिया। U 0 क्यों? 0 इसलिए क्योंकि हर कोलिजन पे चार्ज रुक जाएगा, कोलिजन पे चार्ज रुकेगा फिर एक्सेलेरेट करेगा, तो हर बार उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो 0 इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ये देखें, ए रख रहे हैं यहां से, ये रख दिया, और ये T इज नथिंग बट रिलैक्सेशन टाइम, ये रिलैक्सेशन टाइम है, ये रख दिया। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम, टाइम, एवरेज स्पीड, ये संबंधित कर लिए। अच्छा, अब इसको संबंधित करने से क्या होगा? असल देखें, आप एक पर्पस आपको पता चलेगा। मेन हेडिंग क्या कह रही है? हेडिंग हमें असल में I V को रिलेट करना है, पोटेंशियल को करंट से, रेजिस्टेंस अपने आप आएगा। तो I और V पिक्चर में आने चाहिए ना। तो इसमें आप देखो यहाँ पे क्या किया गया है, I का संबंध ड्रिफ्ट स्पीड से, NEAVD ड्रिफ्ट स्पीड से, और एक ड्रिफ्ट स्पीड से संबंध V का डेवलप किया जा रहा है यहाँ पे। तो अगर मान लें, होगा भी यार, ड्रिफ्ट स्पीड जो है इसी से तो क्रिएट हुई है। जब ये पोटेंशियल आपने लगाया तभी तो ये फील्ड लगी, तो चार्ज चलना शुरू किए, तो ड्रिफ्ट स्पीड का संबंध इससे भी होगा, और ड्रिफ्ट स्पीड का संबंध जो है करंट से होता ही है। तो क्या करेंगे हम, ड्रिफ्ट स्पीड के दोनों संबंध लिख के, एक पोटेंशियल से और एक करंट से आपस में रिलेट कर देंगे। तो जानते हो उससे क्या होगा? उससे जो है स्पष्ट रूप से I और V क्लियरली रिलेट हो जाएंगे। ये पर्पस है असल में। तो वही कर रहे हैं कि यहाँ पे अब E को हम इस पे रिप्लेस करते हैं V से, तो ये रखेंगे तो क्या होगा? देखें, ये E की जगह V अपॉन L और रख दिया। ठीक है, एक दूसरी इक्वेशन बन गई है, मतलब ये फोर्थ इक्वेशन यहाँ बन के आ गई। अब इस इक्वेशन को उठाते हैं और देखें क्या करते हैं। ये इक्वेशन आ चुकी थी फोर्थ, ठीक है, और I का आज हम लोगों ने इक्वेशन दिखाई है। क्या करते हैं, यहां से VD की वैल्यू यहां रख देते हैं। ठीक, तो पोटेंशियल से ये रिलेट हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 I इज इक्वल टू NEAVD इतना रख दिया ये। अब देखो I और V रिलेट हो गए, यही हम चाह रहे थे, फॉर्मूला बन रहा है। अब I V रिलेट होने से इसको रीअरेंज कर लेते हैं जरा सा। तो रिलेट कर लें ऐसे, देखें E और E मल्टीप्लाई होकर E स्क्वायर बन गया, और इसमें क्या किया है कि ये वाली क्वांटिटी NE स्क्वायर ट्वाइस M और टॉ एक साथ कर लिया। मैं बताता हूं अभी क्यों किया गया, और A अपॉन L एक साथ किया गया। फिर ये ऐसे कर दिया गया कि V इज इक्वल टू V, उधर रोक के इस क्वांटिटी को इधर ले आए वापस, तो ये अब डिवाइड हो जाएगा, इधर ये ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये रिलेशन बन के आया। अब ध्यान से देखो इसमें जरा सा, तो V और I, तो V तो सोर्स से संबंधित हो गया। अब जब स्विच कनेक्ट करोगे तो करंट बहेगी,
तो करंट का V से संबंध इस क्वांटिटी के जरिए हुआ है। अब ये क्वांटिटी ध्यान से दे तो है क्या, ये पूरा का पूरा कंडक्टर की प्रॉपर्टी है पूरी। अब ध्यान दो, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी हो गई उसकी। और ये आप ध्यान दें उसके मटेरियल की है। खैर मास और ये इलेक्ट्रॉन का बात छोड़ दें, लेकिन मटेरियल की प्रॉपर्टी देखें, n होता है, टाउ होता है ये सब। तो n खास तौर से देखें तो ये कंसंट्रेशन तो डिपेंड करता है ना किस तरीके का मटेरियल है, वो कौन सा कंडक्टर है। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई और ये ज्योमेट्रिकल। तो ये अलग कर लिया है, कंडक्टर से संबंधित बात हो गई। तो इसे अलग करके फिर रिलेशन ऐसे बनाया गया, V इज इक्वल टू आर आई, जहां पे R क्या है, R, ये पूरी क्वांटिटी को R नेम दिया गया। R इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी ट्वाइस m NE स्क्वायर tau L अपॉन A। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहां से एक रिलेशन तो डेवलप हो गया कि V इज इक्वल टू R इंटू आई। अब ये R क्या है, जरा इसे डिफाइन करते हैं। ठीक, देखें, इसी R को रेजिस्टेंस बोला जाता है। R को रेजिस्टेंस क्यों बोला जाता है, वो अभी बात आ रही है, देखते हैं। रेजिस्टेंस अब डिफाइन करते हैं। ये जो एक्सप्रेशन आ रहा था, ये ही रेजिस्टेंस होता है। ठीक, ये रेजिस्टेंस होता है और इसकी यूनिट ओम होती है। ठीक, अब इसे रेजिस्टेंस क्यों बोला जा रहा है वो बात अभी समझ में आती है, लेकिन ये देखें, अगर रेजिस्टेंस को आप डिफाइन कर रहे हो तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये इसकी ज्योमेट्री हो गई, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी या ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर बोल सकते हैं, दो बातों पर डिपेंडेंट। रेजिस्टेंस प्रोवाइड्स रेजिस्टिविटी टू फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर। रेजिस्टेंस अब क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड्स रेजिस्टिविटी टू फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर। रेजिस्टेंस एक सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए होता है, पहली रिक्वायरमेंट है ये। कैसे कंट्रोल करेगा, फॉर्मूले से भी देखें और प्रैक्टिकली भी देखें। फॉर्मूले से ऐसे देखते हैं, देखें, वापस आते हैं, देखें। अगर यहां पे आप आओ तो थोड़ी देर के लिए आप इसे ऐसे कर सकते हो कि V जो है, जो सोर्स का जो पोटेंशियल है, वो तो कांस्टेंट होता है, वो तो गिवन है, वो तो बदल नहीं सकता, सोर्स लगा दिया आपने। अब एडजस्टमेंट आपस में इनमें होगा ना, अगर कुछ बदलाव होता है तो। अगर मान लें जैसे R और I का रिलेशनशिप देखें तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। V फिक्स हुआ तो I और R में इनवर्स रिलेशनशिप हो गई। अब स्पष्ट हो गई बात ये हो गई, अगर आप कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो सर्किट में करंट कम हो जाए। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से सर्किट में करंट, ये फॉर्मूला बता रहा है सीधा, गिवन पोटेंशियल, सोर्स लग गया, रेजिस्टेंस आपने लगाया, इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दो, करंट कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ाने के तरीके अब पता चल रहे हैं ये रिलेशन से। रेजिस्टेंस बढ़ाने में आप इसे बढ़ा दो या इसे बढ़ा दो, इससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ज्योमेट्री के जरिए भी आप कर सकते हैं ऐसा काम, और मटेरियल में सेलेक्ट करके कि मटेरियल कैसा, जैसे मान ले रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए मटेरियल आप सेलेक्ट करना चाहते हो, अच्छा रेजिस्टेंस चाहिए, करंट कम चाहिए हमें, अच्छा रेजिस्टेंस चाहिए, तो कंडक्टिविटी इसकी कम होनी चाहिए, है ना। एन वैल्यू कम कर दो, एन वैल्यू कम करोगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, है कि नहीं। एन कम करने का मतलब क्या है, पुअर कंडक्टर, जैसे एल्यूमिनियम है, टंगस्टन है, उसे यूज करें तो रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा, तो करंट कम हो जाएगी। करंट बढ़ाना है, रेजिस्टेंस कम करना है तो उल्टा, फिर अच्छा कंडक्टर लाए, एन वैल्यू कम वाला। अगर एन वैल्यू कम वाला नहीं, आपको अगर कंडक्टर अच्छा हो, कंडक्टर अच्छा बनाना है, कंडक्टर तो एन वैल्यू ज्यादा। एन वैल्यू ज्यादा का मतलब है गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ऐसे। तो इस पे पता है मटेरियल, एक तो मटेरियल का सिलेक्शन हो गया, अच्छा चले मैंने मटेरियल सिलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद और रिफाइनमेंट करना है उसमें, और प्रिसाइज वर्क करना है, तो ज्योमेट्री भी है। आप लेंथ बढ़ा के रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हो, एरिया को घटा के, पैसेज घटा के जो है रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हो, ये सब है। तो रेजिस्टेंस ऐसे एडजस्ट होता है, और रेजिस्टेंस किस लिए, करंट को कंट्रोल करने के लिए। ओके, जैसे मान ले पानी के फ्लो की हम बात करें, आप ध्यान दो, ये पानी का फ्लो जो है, मान ले जैसे आ रहा है कहीं से, बहुत तेज धारा नदी की आ रही है, करते हैं क्या करते हैं वो इंजीनियर जो है, जैसे जहां डैम बनाना होता है या पावर हाउस बनाने होते हैं, तो वहाँ पानी का फ्लो जो है, पहाड़ों से जो पानी आ रहा है बहुत हाई एनर्जी से आ रहा है, तो उसकी एनर्जी यूटिलाइज की जाए। उसी तरह से जैसे आप सोच लो कि सोर्स से जो करंट आ रही होती है, एनर्जी लेके आ रही होती है, अब उस एनर्जी को हमें यूटिलाइज करना है, तो क्या करते हैं कि उसे कंट्रोल करते हैं। पानी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डैमेजिंग हो जाएगा। सर्किट में भी अगर आप करंट को कंट्रोल नहीं करोगे तो डैमेजिंग हो जाएगा। आप सोचो जरा सा ऐसे कि सर्किट में आपने कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया और सर्किट को ऑन कर दिया, अब होगा क्या, आप देखें, करंट डिफाइन करो, आई वी अपॉन आर। वी तो है,
सोर्स वाला, आर जीरो, इनफाइनाइट। आप सोचो करंट जो होती है, करंट एनर्जी लेके आती है, ज्यादा एनर्जी ज्यादा करंट। अगर आपको सर्किट में ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा करंट बुलाओ, कम एनर्जी चाहिए, कम करंट बुलाओ। कौन कंट्रोल करेगा? रेजिस्टेंस। अब आप जरा सोचना इस बात को कि रेजिस्टेंस जो होता है वो, ये मत समझिएगा कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से एनर्जी बढ़ जाती है, जैसे आपके मिसकॉन्सेप्शन हो दिमाग में कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से जो है हीट ज्यादा डेवलप होगा। ये ऐसा नहीं है। आप ऐसे सोचो, रेजिस्टेंस जो है करंट को कंट्रोल कर रहा है। तो आप करंट देखो, रेजिस्टेंस एनर्जी नहीं क्रिएट करता है, कन्वर्ट करता है। रेजिस्टेंस में एनर्जी क्रिएट नहीं होती है, कन्वर्जन और क्रिएशन में फर्क है। वो सोर्स नहीं है। आप कंडक्टर लगा दोगे उसमें हीट आएगी, इसमें कोई शक नहीं, मतलब उसमें आप रेजिस्टेंस सर्किट में लगा देंगे तो हीट डेवलप होगी। तो हीट डेवलप हो रही है, क्रिएट नहीं हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है। एनर्जी तो कहां से आ रही है? सोर्स से। सोर्स से जब एनर्जी यहां आएगी, अच्छा सोर्स आप ऑन करोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू करेंगे, तो दौड़ेंगे तो कोलाइड करेंगे, तो हीट डेवलप होगी। तो बेसिकली एनर्जी तो सोर्स से आ रही है और वो कन्वर्ट कर रहा है कौन? रेजिस्टेंस, हीट में, क्रिएट नहीं कर रहा है। तो कभी मत ये सोचिएगा कि रेजिस्टेंस आप बढ़ा दोगे तो हीट डेवलप हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी। नहीं, हो क्या रहा है? उल्टा होगा। अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट को कम कर देंगे, तो करंट जब कैरियर ही कम हो गया, एनर्जी का सोर्स लाने वाला जो, मतलब एनर्जी का जरिया था, सोर्स नहीं जरिया है ना, कैरियर कौन थे? चार्ज ही तो एनर्जी लाते हैं। जब वही कम आएंगे तो कम एनर्जी लाएंगे सर्किट में, तो एनर्जी कहां मिलेगी फिर? तो कहते हैं रेजिस्टेंस जब आप बढ़ाओगे ना तो करंट कम हो जाएगी, और करंट कम होगी तो एनर्जी भी कम आएगी सर्किट में, तो हीट कम डेवलप होगी। और रेजिस्टेंस अगर आप कम करते हो तो करंट का फ्लो वहां से बढ़ा दोगे, और करंट अगर ज्यादा आएगी तो ज्यादा ऊर्जा भी लेके आएगी, तो ज्यादा ऊर्जा लेके आएगी तो वो छोड़ना तो है ही उसे सर्किट में, तो हीट ज्यादा डेवलप होगी, एनर्जी ज्यादा डेवलप होगी। ये होता है। तो असल में रेजिस्टेंस बढ़ाने से हम करंट को कंट्रोल करके हम एनर्जी को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक, ओके। तो बात ये आ रही थी कि जैसे अभी मैंने ये कहा कि आप रेजिस्टेंस को कम करो, रेजिस्टेंस को कम कर रहे हो, करंट बढ़ती जा रही है, हीट बढ़ती जा रही है, एनर्जी ज्यादा आ रही है। आप करंट को, वो रेजिस्टेंस को जीरो कर दो, करंट इन्फिनिटी, और करंट इन्फिनिटी हुई भाई तो एनर्जी तो बहुत ज्यादा लेके आएगी। अब इन्फिनिटी का मतलब आप ये कहोगे बहुत ज्यादा करंट, बहुत ज्यादा करंट बहुत ज्यादा एनर्जी लेके आएगी, और लौटेगी जब सोर्स पे लौटना भी है उसे, तो लौटना है तो वो लो एनर्जी पे लौटना है उसे, क्योंकि हाई से चलेगा, लौटना तो लो पे है, तो एनर्जी तो छोड़ के ही सर्किट में आना है उसे। तो सर्किट में उसे एनर्जी किसी भी हालत में छोड़ के आना है, क्योंकि हाई से वो लो पे जाना है। तो एनर्जी वो छोड़ेगा तो जानते हो एनर्जी जो है अनकंट्रोल्ड होगी। रेजिस्टेंस लगा के और कैपेसिटर लगा के आपने एनर्जी को कंट्रोल कर लिया था। रेजिस्टेंस लगा के क्या किया? एनर्जी को खर्च कर लिया, हीट में बदल दिया, ओके चले, यूज तो हो गया ना। और कैपेसिटर लगा के उसे स्टोर कर लिया। अब यहां पे तो कोई जरिया नहीं है, सीधे कंडक्टर से आपने कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ? एनर्जी तो आई और वो छोड़ के भी जाएगा। तो ऐसी एनर्जी जो ऐसी ड्रॉप करते हो अनकंट्रोल्ड होती है। अनकंट्रोल्ड एनर्जी क्या होती है? डैमेजिंग। डैमेजिंग का मतलब है कि वो स्पार्क होगा, साउंड क्रिएट होगा, हीट बहुत जबरदस्त डेवलप होगी और सर्किट जल जाएगा। उसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग से आग लगना। दो वायर जो कनेक्टिंग वायर हैं चल रहे हैं, आपस में जुड़ गए, तो जुड़ने का मतलब है कि सीधे सोर्स के हाई और लो पोटेंशियल को सीधे कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, रास्ते में कोई डिवाइस नहीं रहा, तुरंत आग लगती है सर्किट में। वही कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग से आग लग। तो हमेशा ये दिमाग में रखिएगा कि कभी भी सर्किट को यूज करें तो उसमें जरूर इंतजाम कर लें किसी न किसी डिवाइस का लगना चाहिए, उसमें रेजिस्टेंस जरूर होना चाहिए, नहीं तो वो डैमेजिंग हो जाता है। हमेशा ये इस्तेमाल करना, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि अब इसी को ऐसे सोचो कि शॉर्ट सर्किटिंग नहीं करना है हमें, उसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस लगाना जरूर है। जैसे पानी का फ्लो की मैं बात कर रहा था, तो होता क्या है कि नदियों का जब पानी ऊपर से आ रहा होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है उनमें। अब वो एनर्जी अगर ऐसी छोड़ दिया जाए, जानते बिना कंट्रोल किए हुए, तो सब जानते गांव और जितने भी रास्ते में शहर आ रहे होंगे बहा के ले जाएगा। बाढ़ आ जाती है ऐसे, सबको बाहर ले जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं? कंट्रोल। डैम क्यों बनाते हैं? डैम बना के वो जो बांध बनाते हैं, बांध बना के एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। बांध बनाया, उसमें चैनल्स बनाया, नहरें जो काटते हैं उसमें, तो क्या करते हैं? उसको चैनल बना के उसे कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करके फिर उसकी एनर्जी को यूटिलाइज भी करते हैं। उसी की एनर्जी को, उसी से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है। वहीं पे पहाड़ों पे ही बनता है ये सब, जो पावर स्टेशन होते हैं वहीं पे बनते हैं।
तो उससे कंट्रोल करते हैं। अब कंट्रोल करने में मान ले हम चैनल की बात करें, तो चैनल अगर लगाया गया, मान ले पानी उधर से आ रहा है चैनल, तो एक चैनल आप ऐसे लगा रहे हो, एक उधर से लगा रहे हो, ठीक है, तो एक पतला चैनल है, एक चौड़ा चैनल। किधर ज्यादा एनर्जी चली जाएगी? जो ज्यादा चौड़ा चैनल जो है, जिसका विड्थ ज्यादा उस तरफ, है ना। तो क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया। जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उधर जो है करंट ज्यादा दौड़ जाएगी। वही बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस कैसे हो रहा है, रेजिस्टेंस कम कैसे? एरिया आप क्रॉस सेक्शन आप बढ़ा दो, ठीक कर दो, चैनल को, कंडक्टर को ठीक बना दो, तो क्या होगा? ये ठीक होगा तो रेजिस्टेंस कम हो गया, तो करंट उधर बढ़ गई। और जो थिन होगा, है ना, उसमें क्या होगा? उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। रेजिस्टेंस ज्यादा होने से उधर पानी का बहाव उधर कम होगा उस चैनल में। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक ही चैनल बनाया आपने, तो उसमें किसी विड्थ को फिक्स, मान लीजिए फिक्स कर दिया आपने, तो मटेरियल से भी तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो मटेरियल का क्या मतलब है? एक चैनल बनाया आपने, एरिया और लेंथ फिक्स है, उसमें क्या करें? एक तरीका है उसे बनाने का, उसकी बेड को, जो सरफेस उसे स्मूथ रखें, पानी को अच्छा फ्लो मिलेगा, रेजिस्टेंस कम मिलेगा। और एक तरीका ये होता है कि उसी में पत्थर डाल दिया, बड़े बड़े बोल्डर्स, अब बोल्डर उसमें भर देंगे उसी चैनल में, एरिया नहीं बदल रहे हो, लेंथ नहीं बदल रहे हो, बोल्डर्स भर दिया, तो क्या होगा? पानी जब जाएगा तो टकरा के चलेगा ना, अब वो कंट्रोल हुआ, अब उसका फ्लो उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा, तो क्या हुआ? मटेरियल बदल दिया आपने। वही चीज है इसमें कि दोनों तरीका है कि आप उसके लेंथ को बदल रहे हो, एरिया को बदल रहे हो, या उसमें मौजूद मटेरियल को बदल रहे हो, उससे पानी कंट्रोल होता है ना। तो वही बात है कि यहां पे ये मटेरियल की प्रॉपर्टी और ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट है। दिमाग में इस बात को रखिएगा कि रेजिस्टेंस डिजाइन कैसे करते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी मटेरियल की, और साथ साथ रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस बेसिकली दो पर्पस के लिए होता है, एक तो करंट को कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलने के लिए। और यह दिमाग में जरूर रहे कि अगर एनर्जी कम लानी है सर्किट में, तो करंट को कम आने देना, करंट ही एनर्जी लेके आती है। करंट को कम लाने के लिए कौन रोकेगा उसे? रेजिस्टेंस। यस, रेजिस्टेंस एनर्जी को कन्वर्ट करता है, ऑफ कोर्स हीट क्रिएट करता है, लेकिन वो कंट्रोल भी उसी को, वही खुद कंट्रोल भी करता है। कन्वर्ट का इसीलिए बोलते हैं हम, मैं क्रिएट करना नहीं बोलता हूं, हीट को कन्वर्ट करना, वो कन्वर्ट करता है। हीट तो कोई और दे रहा है, एनर्जी तो बेसिकली कोई और दे रहा है, वो कंट्रोल भी करता है, कन्वर्जन भी करता है। ये कॉन्सेप्ट लेके चलिएगा, ठीक। बात स्पष्ट हो जाएगी कि यहां पे रेजिस्टेंस जो है वो दो बातों पे डिपेंडेंट हो गया। यूनिट ओम होती है इसकी, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर। ओके, तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड्स रेजिस्टिविटी टू फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर, और साथ ही साथ एक बात और है, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल एज वेल एज ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, क्लियर। एक डेफिनेशन अगली और आई, रेजिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। Specific resistance is a measurement of resistivity of material of the conductor। कैसे डिफाइन करते हैं ये देखें, ये देख रहे हैं, ये रो जो है, जो रेजिस्टेंस जो आ रहा था उसमें जो मटेरियल वाली प्रॉपर्टी थी वो है, वो सेपरेट कर लिया और उसको एक नेम दे दिया रो, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कुछ और नहीं है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी। कौन सी? जो रेजिस्टेंस में आप जिस मटेरियल को इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये इस बात को बता देता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से इस बात का पता चल जाता है कि वो मटेरियल जो अच्छा कंडक्टर है या अच्छी रेजिस्टिविटी रखता है। तो इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस चाहिए होता है। तो अगर मान लें जैसे हम रेजिस्टेंस अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हम कॉपर में और टंगस्टन में सिलेक्ट करेंगे, तो कॉपर के लिए ये वैल्यू कम मिलेगी और टंगस्टन के लिए वैल्यू ज्यादा मिलेगी। तो हमें अच्छा रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम जो है ज्यादा रो वैल्यू का मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। तो जब रेजिस्टेंस हमें डिजाइन करना होता है, तो सबसे पहले बात क्या आती है? मटेरियल लाओ। तो आप क्या करो, अगर अच्छा रेजिस्टेंस आपको चाहिए तो पहले अच्छी रेजिस्टिविटी का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक। तो अच्छी रेजिस्टिविटी का, अच्छे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मटेरियल ले आओ। ओके, सेलेक्ट कर लिया हमने टंगस्टन। अब उसके बाद आगे उससे रेजिस्टेंस कितना लेना है फाइनल, उसकी ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। उसका जो है अपना ज्योमेट्री बना लेना जैसी रिक्वायरमेंट है, और फिर वो फाइनल रेजिस्टेंस डिजाइन हो जाएगा। तो इसीलिए मटेरियल को सेलेक्ट करने के लिए ये डेफिनेशन आई है, इससे मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। यूनिट क्या होगी? ओम मीटर इसकी। अभी कैसे आ जाएगी हम लोग देखेंगे, लेकिन ये ओम मीटर इसकी यूनिट होती है, ठीक है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ओनली, कि सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ शेप और ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से कोई मतलब नहीं है इसका,
सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ओके, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक बात आ रही है ध्यान दीजिएगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विच इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस एंड देयरफॉर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। समझ में नहीं आया कुछ? इतनी चीजें रिलेट कर दी गई है ना कि नहीं समझ में आया। देखें है क्या कहना चाह रहे हैं, जरा सुकून से सुना जाए, इतनी जल्दी जल्दी थोड़ी होता है ना। देखिए इसमें क्या है, अब ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी। मटेरियल की प्रॉपर्टी किन बातों पर डिपेंडेंट है ना, ये वाली रेजिस्टिविटी। तो होगा क्या, एक तो आपने देख लिया ये मटेरियल की प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन, तो कौन सा मटेरियल आप सिलेक्ट कर रहे हो, अच्छी एन वैल्यू का या कम एन वैल्यू का, उस पर वो डिपेंड करेगा। ठीक, कैसी कंडक्टिविटी है उसकी। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक बात पे और डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे जनरली क्या होता है कि जब आप रेजिस्टेंस यूज करते हो सर्किट में, तो शुरू में वो ठंडा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, लेकिन जब उसे यूज करते हैं तो गर्म होने लगता है। तो गर्म होता है तो क्या उसके रेजिस्टेंस वैल्यू पे, रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट आएगा, ये चेक करना। तो इसको चेक करने में ये होता है कि आप देखो क्या होगा, आपको ध्यान भी होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये कहा जाता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से। उसका कारण, कॉज क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो ये लिखा हुआ है। उसमें ये होता है कि रेजिस्टेंस है क्या, क्यों क्रिएट हो रहा है। रेजिस्टेंस इज हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज। तो हिंड्रेंस है ना, क्यों, कोलिजन हो रहे हैं, कोलिजन ही तो हिंड्रेंस है, तो कोलिजन क्रिएट करवा रहा है। तो जैसे चार्ज फ्लो करना शुरू किया तो उसमें कोलिजन होने लगा, ये हिंड्रेंस है, ये रेजिस्टेंस है। अगर कोलिजन नहीं होता तो रेजिस्टेंस भी नहीं होता। ओके, तो उसमें क्या होता है कि जब आप उसे गर्म करते हो कंडक्टर को, तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रैंडम मोशन पे वो आ जाते हैं, बहुत फास्ट मूव करने लगते हैं वो, रैंडमली ऐसे, बहुत एनर्जी आपने दे दी उसे, तो बाहर से हीट दे दिया तो रैंडम मोशन पे आ जाते हैं। और रैंडम मोशन पे आएंगे तो भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होती है, रैंडमली चल रहे, वेलोसिटी बढ़ चुकी होती है। तो फ्रीक्वेंसी का, वो कोलिजन की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो बढ़ जाती है, जल्दी 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 कोलिजन होने लगा। अरे हीट बढ़ाया आपने, टेम्परेचर बढ़ाया, वही गैस के जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना कि आप जो है उसका टेम्परेचर बढ़ा दो तो वो रैंडम मोशन उसका और बढ़ जाएगा, तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है गैस की, है ना, कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। उसी तरह इसमें होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी कोलिजन की बढ़ जाती है। तो फ्रीक्वेंसी कोलिजन की, ज्यादा कोलिजन होने का क्या मतलब है, हिंड्रेंस से ज्यादा होना, रेजिस्टेंस का बढ़ जाना, वही चीज लिखी हुई है ना। लेकिन इसको रिलैक्सेशन टाइम से कैसे लेट किया गया, हो ही गया, जल्दी जल्दी कोलिजन होने क्या मतलब है, रिलैक्सेशन टाइम का कम हो जाना, कम समय में कोलाइड कर जाना, जल्दी से कोलाइड कर जाना, यही तो मतलब है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो कंडक्टर का तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ने का मतलब है कि रिलैक्सेशन टाइम का कम हो जाना। फॉर्मूले पे आ जाओ, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, ये लिखा हुआ, ठीक है। ये कारण है उसका, लॉजिक उसके पीछे, ठीक है। सी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इनको नहीं देखना है क्योंकि ये सब ज्योमेट्री पे है, बाकी ऑप्शंस, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लेंथ पे डिपेंडेंसी ही नहीं है, ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो सिर्फ टेम्परेचर, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर से ये रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, ये रिलेशन रेजिस्टेंस का ये आ रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, आप देखें, अब वो रेजिस्टिविटी चूंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, तो उसको आर से जरा रिलेट करते हैं। तो ये इतनी क्वांटिटी आप ध्यान दो, ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही तो है। तो यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये एक इक्वेशन 1 है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये दिख रहा है इक्वेशन 2। तो इसमें इन दोनों से, इसमें जब आप सब्स्टिट्यूशन कर दोगे तो रिलेशन क्या बनेगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिख सकते हो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये होता है फॉर्मूला रेजिस्टेंस को डिजाइन करने का। जैसे कैपेसिटर को डिजाइन करने का एक फॉर्मूला आया था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, उसी तरह का ये फॉर्मूला है। ये रेजिस्टेंस को डिजाइन करने का लिए फॉर्मूला है, इसको देख के आप रेजिस्टेंस डिजाइन कर सकते हो। कैसे, पहले मटेरियल का सिलेक्ट करना, तो रो वैल्यू कितनी होगी ये सिलेक्ट करो, कैसा चाहिए रेजिस्टेंस, अच्छा या कम, ठीक है। तो ये रो पे डिपेंड करता है, तो रो वैल्यू आप सिलेक्ट कर लो मटेरियल, उसके बाद उसकी ज्योमेट्री आप डिजाइन कर लो, लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन, फाइनल रेजिस्टेंस तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसका यूज बहुत होगा, आगे हम लोग देखते हैं, इसी पे अभी डिस्कशन है डिजाइनिंग पे। और अब देखें एक केस आ रहा है,
कि जरा यहीं पे शुरू कर देते हैं कि मान ले जैसे एक कंडक्टर डिफाइन किया जा रहा है, एक क्यूबॉइडल कंडक्टर है ऐसे। अब ये कंडक्टर के डायमेंशंस आप देखें, इधर से लेंथ डिफाइंड हो रही है, ए है, ये बी ऐसे डिफाइंड हो रहा है, जैसे भी डायमेंशन से डिफाइंड कर रहे हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर मान लें इसको कंडक्टर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी सर्किट में, तो ये टर्मिनल्स दिखाया जा रहा है। तो दो प्रकार के टर्मिनल्स, एक पी क्यू है और एक ए बी। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर मान लें मटेरियल तो फिक्स हो गया, रो तो फिक्स हो गया, तो इसमें कह रहे हैं कि अगर मान लें सोर्स को हम ए और बी के बीच में लगा दें तो इसका रेजिस्टेंस कितना डिफाइंड होगा। और अगर इसी रेजिस्टेंस को हम जो है पी और क्यू के अक्रॉस लगा दें, मतलब पी और क्यू में सोर्स लगा दें उसके अक्रॉस, तब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। असल में क्या हुआ है कि रेजिस्टेंस मटेरियल तो सेम है, तो सिर्फ मटेरियल पे नहीं ना डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे। तो कैसे एरिया और लेंथ इसमें डिफाइंड होगा टर्मिनल के अक्रॉस, ये हमें सोचना है। ठीक है, तो चले मान लें जैसे ए और बी टर्मिनल हम इस्तेमाल करते हैं सपोज। तो आप ये बताओ ए और बी में जब ये रखना होगा तो लेंथ क्या डिफाइन करेंगे, एल। कैसे लेंथ क्या होता है, टर्मिनल है ना, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है वो डायरेक्शन लेंथ की होती है, और उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो एरिया होता है वो ए होता है। तो अगर आप ऐसे करंट फ्लो करवा रहे हैं ऐसे, तो ये इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो एरिया, ये एरिया हो गया, ये सरफेस, और ये लेंथ हो गई। तो आप ऐसे लिखोगे ना, यहाँ पे ये हो जाएगा रो एल अपॉन एरिया, क्या होगा ये दिया है बी और ये ए, तो ए इंटू बी ऐसे। और अगर मान लें जैसे इसी रेजिस्टेंस को हम पी और क्यू के अक्रॉस यूज करें, तो अब इधर से अगर यूज करेंगे तो लेंथ तो ये हो गया बी, लेंथ बी हो गया, एरिया ये हो गया एल इंटू ए, तो ये देखिए अब ये लेंथ बी हो गई ए। तो कभी ऐसा भी केस आ जाता है जिसमें ऐसे कंडक्टर बना देगा एग्जामिनर और उसमें टर्मिनल्स डिफाइन कर देगा और रेजिस्टेंस पूछ सकता है। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी भी है ये। चलें अब कुछ क्वेश्चन है इसमें आते हैं, देखते हैं इसमें डिजाइनिंग पे है रेजिस्टेंस, देखते हैं। कंपैरिजन, अब मटेरियल बी हैज ट्वाइस द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए। कह रहे हैं कि बी मटेरियल है जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ए का डबल है। ठीक, अ सर्कुलर वायर मेड ऑफ बी, इस सर्कुलर वायर से मतलब जानते हैं कि वायर है और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का मतलब सिलिंड्रिकल शेप है, तो क्रॉस सेक्शन भी डिफाइन करना पड़ेगा ना, सर्कुलर है उसका। तो सर्कुलर वायर मेड ऑफ बी हैज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ वायर मेड ऑफ ए, मतलब ये हुआ कि B का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी डबल है और B का जो डायमीटर है ना क्रॉस सेक्शन का, वो भी डबल है। देन फॉर द टू वायर्स टू हैव सेम रेजिस्टेंस, दोनों का रेजिस्टेंस सेम कर दिया गया। तो दोनों का सेम रेजिस्टेंस रखने के लिए कह रहे हैं कि द रेशियो एल बी अपॉन एल ए ऑफ द रिस्पेक्टिव लेंथ मस्ट बी। तो ये कह रहे हैं कि ये बताओ ये रेशियो क्या होगा जिससे रेजिस्टेंस सेम हो। तो सीधी सी बात है, वो रेजिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला आपने देखा उसी पे काम करना है। तो उसमें देखें क्या क्या क्वांटिटीज क्या फिक्स है। तो फिक्स क्या किया इन्होंने, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो आर को फिक्स कर दिया। अब डिपेंडेंसी इनमें रह गई रो में, तो रो जो है फर्क है, ओके, तो रो पे हम रखेंगे, वर्क करेंगे। लेंथ में फर्क तो निकालना ही है, रेशियो, तो लेंथ का रेशियो निकालना है। और रह गई बात एरिया क्रॉस सेक्शन की, तो उसका संबंध डायमीटर से है, तो एरिया और डायमीटर में स्क्वायर का रिलेशनशिप है ना, ए इज प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, उस फॉर्मूले को पहले रीअरेंज कर लेते हैं। तो उसमें जो है आर को फिक्स करते हुए और लेंथ की जगह, वो एरिया की जगह डायमीटर स्क्वायर रखते हुए हम फॉर्मूला रिक्वायर्ड बना लेते हैं, फिर ये रेशियो बना लेंगे। वही ये फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा केस के हिसाब से। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से ही हम लोग इस तरह के केसेस को हैंडल करते हैं। तो ये रेशियो, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ये पहले एरिया को कन्वर्ट किया गया, तो पाई आर स्क्वायर है ये, तो d/2 होल स्क्वायर, d²/4। ठीक, तो यहां से r इज प्रोपोर्शनल टू रो एल अपॉन डी स्क्वायर। अब r यहाँ पे कांस्टेंट, r कांस्टेंट होने से हमें लेंथ पे फॉर्मूला बनाना है ना, लेंथ फाइंड करना है, रेशियो। तो ये हो जाएगा l इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, है ना, ठीक है, d² अपॉन रो। ठीक है, अब यहां से रेशियो बना लो। तो रेशियो करेंगे तो LB अपॉन LA पूछ रहे हैं ऐसे, तो DB अपॉन DA स्क्वायर, ठीक है, सीधा है ये, डायरेक्ट रिलेशनशिप में D स्क्वायर, ये इनवर्स है, तो ये रो A अपॉन रो B हो जाएगा।
अब सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, दोनों केस में बी का वैल्यू जो है डबल है, डायमीटर में भी डबल है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में भी डबल है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये 2/1 और ये 1/2, ये डबल हो जाएगा, ये आ गया कितना 2, ये रेशियो आ गया, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एक डेफिनेशन और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। कंडक्टर के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप देख चुके हो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस देखो, दोनों एक दूसरे का उल्टा है ना, इनवर्स। भाई वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो मेजरमेंट था रेजिस्टिविटी का, और ये उसी मटेरियल के कंडक्टिविटी का मेजरमेंट है, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स तो होंगे ही। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज अ मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक, ओके। अब यहाँ पे इस रिलेशन को आप ध्यान से देखो, तो इसके हिसाब से अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट डिफाइन करें तो ये यूनिट जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से ही आ जाएगी। तो ये 1/ओम मीटर। अच्छा, ये ओम मीटर कैसे आया था? ओम मीटर स्पष्ट है, आप देखो, R था, R इज इक्वल टू ρL/A, तो R हो गया ओम, और इधर L मीटर हो गया और अपॉन मीटर स्क्वायर, तो मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर में 1/मीटर हो गया, और ये इधर जाएगा तो वही ओम मीटर हो गया था रो, ठीक। तो वो तो हो गया ओम मीटर। और ये जब इनवर्स आप करेंगे तो इसे ऐसे भी लिखने की परंपरा है, ओम इनवर्स भी कर देते हैं ऊपर ले जाके, या इसे मो लिखते हैं स्पेलिंग उल्टा करके, ये देखें मो पर मीटर, ऐसे भी लिख देते हैं। ओम का इनवर्स इज मो पर मीटर, ये भी यूनिट चलती है, ठीक। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कुछ और नहीं है, अब वो डिपेंड करता है, ये दोनों प्रॉपर्टी कंडक्टर के साथ भी होती है। अगर आपको अच्छा रेजिस्टेंस चाहिए तो आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखो, अच्छी कंडक्टिविटी चाहिए कंडक्टर से तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस देखें, उससे आप मेजर करें। अब ये रिलेशनशिप जो है यहाँ पे, अब इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। रो को हटाएं तो ऐसे लिख सकते हैं आप इस रिलेशन को कंडक्टिविटी के टर्म्स में। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को आप कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। For given mass and volume of a conductor, if the conductor is stretched or compressed, then effect on the resistance। जरा एक बात देखें यहाँ पे, एक खास बात यहाँ वो ये है, ये जैसे एक कंडक्टर है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। अभी आपने देखा कि रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी जो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे होती है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर मान लें कंडक्टर की लेंथ डबल हो गई तो उसका रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हाफ हो गया तब भी डबल हो जाएगा, ऐसे कहते हैं ना, ठीक है, ओके। एक केस ये दिखाया जा रहा है, इसमें इंडिपेंडेंटली आप बोल रहे हो कि जैसे क्या हुआ कि एक कंडक्टर है L लेंथ का, उसका रेजिस्टेंस R डिफाइंड हुआ, अब कहा गया ऐसा ही एक कंडक्टर और जोड़ दो उसमें, तो जोड़ेंगे तो लेंथ क्या हो गई, डबल हो गई, एरिया तो वही रहा, तो सीधी सी बात है, उस फॉर्मूले से आप देखोगे तो R और L में प्रोपोर्शनलिटी है, तो डबल रेजिस्टेंस हो गया, ये तो हुआ, ओके। अगर मान ले मैं ऐसा काम करूं, ये जो कंडक्टर दिया हुआ था L लेंथ का, रेजिस्टेंस R था, इसको इसमें एक दूसरा कंडक्टर जोड़ के नहीं, इसे खींच के स्ट्रेच करके डबल करते हैं, तो क्या अब भी रेजिस्टेंस डबल ही होगा? क्यों नहीं होगा बताएं? करेक्ट, इसमें उसमें क्या हुआ था कि उसमें जब दूसरा कंडक्टर जोड़ रहे तो लेंथ तो डबल हुई, एरिया वही रहा, लेकिन जब एक ही कंडक्टर को आप स्ट्रेच करके डबल लेंथ का करोगे तो वॉल्यूम तो फिक्स है ना, उसका वॉल्यूम तो गिवन है, तो उसमें क्या होगा, लेंथ में अगर मटेरियल जा रहा होगा तो एरिया में कम होने लगेगा, तो एरिया कम होने से पतला होने लगेगा कंडक्टर, तो डबल इफेक्ट हो जाएगा। तो लेंथ बढ़ रही है और एरिया घट रहा है, तो इफेक्ट सिर्फ डबल नहीं, आप देखें लेंथ का ही नहीं होगा, एरिया हाफ हो गया, अरे यार एरिया हाफ हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, वॉल्यूम तो फिक्स है। V क्या होता है, V इज L इंटू ए, तो L इंटू ए, तो मल्टीप्लीकेशन तो कांस्टेंट रहा ना, तो अगर एक चीज डबल हो गई तो दूसरे को हाफ होना पड़ेगा। तो आप सोचो कि ऐसे जब स्ट्रेच कर रहे हैं तो लेंथ अगर डबल हो रही है तो उससे रेजिस्टेंस डबल हो रहा है, लेकिन एरिया भी तो हाफ हो रहा है, तो एरिया हाफ होने से भी तो रेजिस्टेंस डबल होगा, तो दोनों का इफेक्ट लेंगे तो 4 टाइम्स। तो ऐसे केसेस को कैसे हैंडल किया जाए उसकी बात हो रही है। तो यहां पे वही दिखाया जा रहा है
कि अगर ये कहा जाए कि फॉर गिवन मास एंड वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम या मास को फिक्स कर दिया गया ऑफ अ कंडक्टर, इफ द कंडक्टर इज स्ट्रेस्ड, खींच दिया गया, और कंप्रेस्ड, उसे कंप्रेस कर दिया गया, देन इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये सिचुएशन है कि इसको जो है मान ले जैसे ये स्ट्रेच कर रहा है, ये ऐसे, तो एरिया घट रहा है और लेंथ बढ़ रहा है, ये चीज कह रहा। तो डबल इफेक्ट होने से आप कैसे करोगे, तो देखो इसे ऐसे बना लो कि लेंथ पे डिपेंडेंसी फिर कैसे आप लिखेंगे, तो ये होगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू A इंटू एल, ठीक। और आप जानते हैं A इंटू एल जो है वो कांस्टेंट हो गया क्योंकि V कांस्टेंट है, तो इनमें इनवर्स रिलेशनशिप हो गई A और L में। और फिर रिलेशन ये होता है, तो अगर मान लें जैसे इस केस में अगर ये सिचुएशन हो, तो अगर हम लेंथ से प्रोपोर्शनलिटी देखना चाहते हैं, तो लेंथ से प्रोपोर्शनलिटी देखने के लिए आप डायरेक्ट मत देखना ऐसे, आप क्या करो, यहाँ पे A को अगर सब्स्टिट्यूशन दोगे क्या, 1/L, तो 1/L आएगा तो ये L स्क्वायर हो जाएगा। तो डिपेंडेंसी ये होगी बेसिकली इस केस में, अगर देखा जाए तो यहाँ से इन दोनों को रिलेट करें तो डिपेंडेंसी ये होनी चाहिए कि R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। और ऐसी चूंकि L और A में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, अब क्वेश्चन में समझ में आएगी बात। अब अगर मान लें एग्जामिनर कहता है कि एक L लेंथ का एक रेजिस्टेंस है, उसमें उतनी ही लेंथ का वैसा ही रेजिस्टेंस और जोड़ दिया गया, मटेरियल जोड़ दिया गया, वायर जोड़ दिया गया, तो अब बताओ क्या होगा। तो इस केस में एक वॉल्यूम कांस्टेंट थोड़ी रहा, उसमें दूसरा वायर आप जोड़ रहे हो, तो उसमें तो लेंथ से डायरेक्ट रिलेशनशिप ले लेना। तो अगर लेंथ डबल हुई, एरिया फिक्स है ना, तो डबल हो गया। लेकिन अगर ये कहते हैं कि उसको स्ट्रेच करके डबल कर रहे हैं, तो फिर आप L स्क्वायर पे लेना इफेक्ट, L पे नहीं। तो वो होगा क्या, नाउ R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, तो लेंथ डबल हुई तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, जो कंप्रेस करने वाला केस है उसमें, बल्कि कंप्रेस करने वाला तो सिचुएशन होती नहीं है, बल्कि ऐसे होता है, देखें जैसे मान ले मैं ये कहूं भाई कंप्रेस करने का क्या मतलब है, लेंथ कम और एरिया ज्यादा हो जाए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसे प्रैक्टिकल कंडीशन में कंप्रेस करने की बात नहीं होती है। एक वायर है, उसको फोल्ड कर दिया, L लेंथ का वायर था, उसको फोल्ड करके डबल वो उसमें कर दिया, तो फोल्ड करेंगे तो हाफ हो जाएगा वो, तो लेंथ तो हाफ हो गई। और उसे फोल्ड करके जब इसे जोड़ेंगे ऐसे, डबल वायर हो जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, डबल। तो यही तो बात हो गई, फोल्ड करके बनाने का क्या मतलब है, वॉल्यूम वही है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो एरिया डबल हो गया, एरिया डबल होने से क्या होगा, ये वाला लगाएं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस को कैसे भी कन्वर्ट करें, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है अगर, तो आप इफेक्ट ऐसे लीजिएगा। ये ध्यान दे दिएगा, उसमें लिखा होता है क्वेश्चन में, ये रेजिस्टेंस कैसे बदल रहा है, एग्जामिनर आगे आएंगी बातें, ये ध्यान रखना, ठीक है। एट भी लिखा जरा सा, द लेंथ ऑफ अ गिवन सिलिंड्रिकल वायर है, इज इंक्रीज बाई 100%। 100% का मतलब परसेंटेज ने दे दिया, एक तरह का डबल हो गया देखा जाए तो। 100% का मतलब 100 पे 100। 20% का क्या मतलब होता है, 100 पे 20 इंक्रीमेंट, ऐसे 50% 100 पे 50, 100% 100 पे 100 मतलब डबल। लेकिन हम लोग परसेंटेज में ही करेंगे क्योंकि आंसर ही परसेंटेज में है। तो ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंट डिक्रीज इन डायमीटर, ओके, इसमें डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि लेंथ को ऐसे, भाई ये पता चल रहा है, इसमें ये लिखने का मतलब है कि आप उसे स्ट्रेच कर रहे हो। डायमीटर क्यों डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए ना, क्योंकि स्ट्रेच कर रहे हैं, तो पता चल गया। यहां लिखते ही इस बात को, ये लिखा है ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंट डिक्रीज इन डायमीटर, पता चल गया केस कौन सा लेना है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला लेना है, ठीक है। द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर भी, अब देखें तो रेजिस्टेंस में कितने परसेंट का वेरिएशन आएगा ये आपको फाइंड करना, और गिवन क्या है, लेंथ में वेरिएशन, तो आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा परसेंटेज वाला। तो फॉर्मूला मेन, पहले तो फॉर्मूला बताएं कि कौन सा डिपेंडेंसी वाला कौन सा फॉर्मूला होगा, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, ये लेंगे। अब R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर के बाद आपको परसेंटेज वाला फॉर्मूला बनाना है, वो आपने सीखा है परसेंटेज एरर में। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, वहां जो हमने सिखाया था 2 प्रकार के केसेस, एक तो स्मॉल वेरिएशन का और एक ज्यादा वेरिएशन का। तो ये 100% ज्यादा वेरिएशन वाला है, 5% से ज्यादा जो भी होगा उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो ज्यादा परसेंटेज वेरिएशन वाला फॉर्मूला बनाओगे। तो ये परसेंटेज वेरिएशन का केस कहीं भी आकर हो सकता है,
तो आप जो भी फॉर्मूला अवेलेबल है जिस जगह भी जैसा भी फॉर्मूला हो उसमें डिपेंडेंसी अगर परसेंटेज में दिया तो उस समय आपको बनाना पड़ेगा उसका फॉर्मूला। तो दोनों चीजों का एग्जामिनर ने जो इस्तेमाल कर लिया है तो दोनों नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो देखें तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं फॉर्मूला कैसे। एक तो ये वाला उठाएंगे फॉर्मूला R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, और चूंकि परसेंटेज वेरिएशन ज्यादा है तो इसे ऐसे लिखेंगे, याद है ये 1 प्लस करके होता है डेल्टा R अपॉन R। वो नहीं होगा कि 2 नीचे आ जाएगा और वो उसमें होता है जिसमें स्मॉल वेरिएशन हो। तो ये 1 प्लस डेल्टा R अपॉन R, और ये होगा 1 प्लस डेल्टा L अपॉन L, और स्क्वायर ये पावर वहीं रहेगी फॉर हाई परसेंटेज वेरिएशन। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दो। हमें फाइंड करना है ये दिया हुआ है, तो ये देखें कैसे दिया हुआ है 100 पे 100 वेरिएशन, तो ऐसे रखेंगे देखें 100 पे 100 ये रख दिया वेरिएशन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत आसानी, 1 हो गया 2 हो गया 2 स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा R अपॉन R इज 3। तो ये हो गया बस। इसमें ये तो फ्रैक्शनल वेरिएशन हो गया, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर दो 300% ऐसे होता है। तो वो कोई भी रिलेशन होगा उस पर एग्जामिनर परसेंटेज वेरिएशन पे पूछ सकता है, तो बना लीजिएगा वहां, ठीक है। ओके इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज मेल्टेड एंड रीकास्टेड, मतलब उसे मेल्ट करने के बाद उसे पिघला दिया गया पहले वायर को, और फिर उसको फिर से बनाया गया दूसरा, रीकास्टेड से मतलब है टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ हाफ हो गई है, देन द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, ठीक। तो लेंथ पे रिलेशनशिप आप देख लो, क्योंकि वॉल्यूम तो वही रहा, तो लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी में होता है। तो चूंकि लेंथ को हाफ कर दिया गया है तो रेजिस्टेंस जो है क्या हो जाएगी 1/4, है ना। तो 1/4 हो जाएगा ये रेजिस्टेंस, है ना। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। देखें टेम्परेचर बढ़ाने का प्रभाव रेजिस्टिविटी पे आपने देख लिया था। तो अगर रेजिस्टिविटी इफेक्टेड होगी टेम्परेचर बढ़ाने से, रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो रेजिस्टेंस को भी बढ़ना ही है। अब बात आती है कि रेजिस्टेंस का जो बढ़ना होगा, बेसिक कारण तो पता चल गया, लेकिन उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना, कि अगर मान लें टेम्परेचर राइज दे दें तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू नई वाला जो आएगा उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो उस पर एक इक्वेशन आएगी। तो कॉस्ट तो वही दे रहा है कि क्यों इंक्रीज हो रहा है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वही है कॉस्ट पूरा, कि वो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी का बढ़ जाना, और फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन का बढ़ना, जिससे रिलैक्सेशन टाइम का कम हो जाना, और फिर रेजिस्टिविटी का इंक्रीज हो जाना, वही रीजन है। एक रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं कि अब अगर मान लें जैसे ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक इक्वेशन आ रही है टेम्परेचर डिपेंडेंट इक्वेशन है रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे R0 जो है ये बेसिकली रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई मटेरियल से एक रेजिस्टेंस बनाया गया, उस समय उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया गया, फाइंड कर लिया गया, वो गिवन है। तो वही कह रहे हैं कि अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे T से 0 से T, तो उसका आप नया टेम्परेचर जो है, नए टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जो है वो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। RT इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, ठीक है। जहां अल्फा मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, अल्फा कुछ और नहीं है, इसे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टी। ये डिपेंड करता है कैसा मटेरियल है, उसके हिसाब से अल्फा गिवन होता है। तो आप फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले से। अगर मान लें इस रिलेशनशिप को हम ग्राफिकल तरीके से देखें, तो ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें रेजिस्टेंस और ये RT और T में, ठीक, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, क्योंकि ये जाएगा x एक्सिस पे सिंगल पावर है और ये y एक्सिस पे गया सिंगल पावर, तो स्ट्रेट लाइन आना है। तो इसमें इंटरसेप्ट भी तो होगा, और स्लोप, तो स्लोप अगर आप ध्यान दो तो स्लोप बेसिकली R0 इंटू एल्फा, ये ओपन करेंगे ना ब्रैकेट, तो R0 एल्फा ये स्लोप होगा, और जो इसका इंटरसेप्ट होगा वो R0 होगा, ये 1 के साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया। पॉजिटिव स्लोप का केस है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो ग्राफ ऐसे होगा। तो ये इंटरसेप्ट पे बेसिकली ध्यान दें तो ये R0 है, तो इंटरसेप्ट इज R0। ये भी बता रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर जो इनिशियली टेम्परेचर 0 पे जो इनिशियल रेजिस्टेंस होगा वो R0, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। फिर उसके बाद टेम्परेचर के साथ ये बढ़ने लगता है लीनियरली, फिलहाल जैसे दिख रहा है यहाँ पे ये बढ़ रहा है। तो ये एक्सप्रेशन है। अच्छा, एक एक्सप्रेशन और आता है जो यूज कर सकते हैं, वो है किसी केस में वो ये है कि अगर मान लें जैसे एग्जामिनर जो है R0 देने के बजाय
हाँ, किसी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दे तो फिर दूसरे टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने का ये रिलेशनशिप है। जैसे मान ले कह दें कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस 50 ओम है, तो अब इसका 10 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिएगा टेम्परेचर, तो अब रेजिस्टेंस बताओ, है ना। तो उस केस में आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो ये इनिशियल T1 और ये फाइनल T2, तो ये जैसा केस होगा उस तरीके से हैंडल करना है इसे, ठीक है। एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, अच्छा कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 5 ओम एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब वो RT वैल्यू दिया हुआ है 50 पे, T इज 50 एंड 6 ओम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 पे 6 ओम हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो दो टेम्परेचर पे ये दिया हुआ है, R0 नहीं दिया हुआ है ना, बल्कि वो पूछा गया है द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी, R0 पूछ रहे हैं। तो इसमें ये तरीका होगा, आप देखो इसमें अननोन जो है दो हो गए, एक तो R0 हो गया अननोन और एक अल्फा, अल्फा भी नहीं दिया है ना। तो दो इक्वेशन बनेगी, तो उसमें क्या करेंगे, ये पहली इक्वेशन भी उसी पे बनाएंगे, RT इज इक्वल टू R0 वाले पे, R0 1 प्लस अल्फा T पे। एक इक्वेशन इससे बना लो और एक इससे बना लो, दो इक्वेशन बनेगी। ये RT की वैल्यू दी हुई है, ठीक, ये भी, और इन दोनों इक्वेशन से वो दो अननोन आप सॉल्व करके निकालना पड़ेगा आपको। दिखाते हैं कैसे, देख ये इक्वेशन है, इसी पे चलते हैं। तो ये पहला केस ले रहे हैं, तो उसमें ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस 5 ओम दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन लिख ली। अब यहां से असल में दोनों इक्वेशन में अल्फा आपको एलिमिनेट करना होगा, आपको R0 चाहिए, तो अल्फा यहीं से पहले निकाल लेते हैं, यहाँ एक्सप्रेशन, इससे इजी हो जाएगा हम लोग के लिए। 1 प्लस अल्फा 50 अल्फा इज इक्वल टू 5 अपॉन R0, फिर 1 उधर ले जाओ, ठीक है ना। और ये देखें R0, ये एलसीएम ले लिया गया है ना, R0 एलसीएम लिया तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, फिर 50 नीचे ले जाए इसे, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से R0 के टर्म्स में आ गई, ठीक। अच्छा, यही काम हम दूसरे वाले से भी करेंगे, फिर दोनों से जो अल्फा आएगा ना उसको इक्वेट कर देंगे। तो दूसरी इक्वेशन लिखी जाए तो उसमें इसी से लिख रहे हैं, तो ये अब की बार 6 दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहां से फिर रीअरेंज करके अगर हम यहां से अल्फा निकालें तो अल्फा का एक्सप्रेशन इसी तरीके से ये आएगा। अब इन दोनों से अल्फा इक्वेट कर लें तो R0 आ जाएगा, तो इक्वेटिंग अल्फा, तो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 आ चुकी थी, इक्वेट कर देते, तो इक्वेटिंग अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेट कर दो, देखो ये दिस इक्वल टू दिस, बस यहां से अब सॉल्व हो जाएगा। ये यहां से ये देखें, इससे ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ठीक, और फिर 2 इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 10 माइनस ट्वाइस R0, और ये 6 माइनस R0 हो गया, यहां से R0 आ गया, ये ट्वाइस R0 उधर ले जाओ और 6 इधर आ गया, R0 इज 4, ऐसे। तो ये वो केस दिखाया गया आपको जिसमें टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस की कैसे होती है, इक्वेशन आ गई। अब आती है बात ओम्स लॉ की। अब ओम्स लॉ क्या है वो आप देखो, क्या डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है जब ये जो इक्वेशन थी V इक्वल टू I इंटू R वो ओम्स लॉ में बदल जाए। तो ओम्स लॉ कुछ ऐसे है कि पोटेंशियल अक्रॉस अ कंडक्टर इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट इफ इट्स रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। कहने का मतलब है जैसे जो इक्वेशन थी V इक्वल टू R इंटू I, V और I प्रोपोर्शनलिटी में कब होंगे, जब R कांस्टेंट हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बना दें तो V इज प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं उस केस में ऐसे। तो अगर ये लिख पाए तो इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ, लेकिन ये जरूरी नहीं है हो हर केस में कि V और I में प्रोपोर्शनलिटी। जैसे कहने का मतलब ये है, ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। तो होता क्या है कि जैसे ये इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक सर्किट में आपने एक पोटेंशियल लगाया जैसे 10 वोल्ट का सोर्स, और करंट जो है 2 एम्पियर पास होने लगी, कोई रेजिस्टेंस है उस पर 2 एम्पियर पास होने लगी। अगर उस 10 वोल्ट को आप 20 वोल्ट करते हो, डबल करते हो, तो अगर करंट 2 एम्पियर से 4 हो जाती है, वो भी डबल हो जाती है, तब कहेंगे कि उस सर्किट में ओम्स लॉ होल्ड कर रहा है। जितने वैल्यू से, जितने रेशियो से आप पोटेंशियल को बढ़ाएं घटाएं, ठीक उसी रेशियो में अगर करंट बढ़े घटे तब तो ओम्स लॉ है, अदरवाइज नहीं। और ये डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी पे। रेजिस्टेंस अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, अगर R कांस्टेंट है तब ऐसा हो सकता है, और अगर R कांस्टेंट नहीं हुआ
तब नहीं होगा प्रोपोर्शनलिटी। और जनरली क्या होता है प्रैक्टिकल कंडीशन में आप देखें तो आर कांस्टेंट हो नहीं पाता। अब ये अलग बात है कि आर कांस्टेंट ले लेते हैं, वो बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है कुछ केसेस में, तो ले लेते हैं आर कांस्टेंट, नहीं तो हो नहीं पाता। क्यों? अब देखो किसी भी रेजिस्टेंस को जब सर्किट में यूज करोगे तो गर्म तो होगा ही वो। और अभी अभी आपने पढ़ा है कि अगर वो गर्म होने लगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा, तो वेरिएशन ले गया। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ने लगा तो उस केस में ओम्स लॉ होल्ड नहीं करे, तो वी और आई प्रोपोर्शनलिटी में नहीं होंगे। तो यहाँ ये कंडीशन दी गई है कि ओम्स लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो। लेकिन हम लोग ले क्यों लेते हैं? हम लोग जो आगे पूरा जो सर्किट सॉल्व करेंगे ओम्स लॉ पे ही करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि ये जो प्रभाव होता है ना रेजिस्टेंस पे, ये बहुत नेग्लिजिबल होता है टेम्परेचर का शुरू में। कम टेम्परेचर पे बहुत कम इफेक्ट होता है, तो लगभग हम कांस्टेंट मान सकते हैं। ये जब बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है रेजिस्टेंस का, तब प्रभाव दिखता है कि भाई तब वेरिएशन लेने लगा। तो जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे सर्किट चल रहे हैं आप देखते हो, तो रूम टेम्परेचर पे चल रहे हैं तो नहीं लेते हैं, फिर कहते हैं कि आर कांस्टेंट है, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है टेम्परेचर का लो टेम्परेचर पे, तो आप ओम्स लॉ यूज कर सकते हो। इसीलिए सारे सर्किट जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो ओम्स लॉ पे। लेकिन आगे चल के जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आएंगे तो उसमें ऐसे डिवाइसेस होते हैं, देखें कोई भी डिवाइस आप लगाओ इस सर्किट में उसका अपना रेजिस्टेंस होता जरूर है, हर डिवाइस का वो प्रभाव डालता है सर्किट पे जरूर। तो हर एक का रेजिस्टेंस होता है। जैसे आगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें सेमीकंडक्टर्स यूज होंगे, जैसे डायोड होता है, ट्रायोड होता है, तो इसका अपना रेजिस्टेंस वैल्यू होती है। तो जैसे ही यूज करेंगे उसमें इफेक्ट आ जाएगा। तो उसमें आप देखोगे वो जो है रेजिस्टेंस जो है वो वेरिएबल होते हैं, सर्किट के साथ मतलब फ्लो के साथ वेरिएशन लेते हैं। तो वही सीखना है आपको कि वो पता कैसे लगाएं, हम एक नज़र में कैसे पता चले कि ये वाला सर्किट जो है ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है। तो रेजिस्टेंस ही तो बताएगा ना। तो उसमें ऐसे होता है, देखें कि जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो वो ओम्स लॉ को फॉलो करवाएगा, तो ऐसे रेजिस्टेंस को बोलते हैं ओमिक रेजिस्टेंस। और ऐसा रेजिस्टेंस लग जाए जो सर्किट के दौरान वेरिएशन ले ले और ओम्स लॉ फॉलो ना हो पाए, तो ऐसे रेजिस्टेंस को नॉन ओमिक बोलते हैं। ठीक है, तो ओमिक रेजिस्टेंस हम ग्राफिकल तरीके से देखें तो ज्यादा आसान होगा पहचानना कि ये पर्टिकुलर सर्किट जो है ओमिक रेजिस्टेंस पे है या नॉन ओमिक पे है, ओम्स लॉ फॉलो कर रहे हैं नहीं। वो ग्राफ से बहुत आसानी से पता चलता है। कैसे? जो भी सर्किट है उसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। कैसे? पोटेंशियल बढ़ाते हुए करंट को मेजर कर लो, सर्किट में जो करंट जा रही है उसे मेजर करते चलें, पोटेंशियल बढ़ाते चलें। तो उसमें जब आप ग्राफ खींचेंगे तो अगर ये ऐसी स्ट्रेट लाइन आ रही है तो ये फॉलो हो रहा है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, स्पष्ट है ना, ये फॉलो हो रहा है। और ये अगर फॉलो हो रहा है तो कहने का मतलब कि R उस समय कांस्टेंट होगा। R बेसिकली है क्या? स्लोप ही तो है। V इज इक्वल टू IR लिखोगे तो R इज व्हाट? स्लोप। R तो स्लोप हो गया। तो स्ट्रेट लाइन होने का क्या मतलब है? स्लोप कांस्टेंट, और स्लोप चूंकि रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट। तो वही आप देख लो ये ग्राफ में अगर ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो स्लोप कांस्टेंट रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, तो हो गया ये फिर ओमिक रेजिस्टेंस। तो ये ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है। R कांस्टेंट है, ये कहेंगे स्ट्रेट लाइन है तो ये ओमिक रेजिस्टेंस। तो जितने सर्किट में ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन दे वो ओमिक रेजिस्टेंस रखता है और ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा सर्किट हो जिसमें कुछ ऐसा वेरिएशन आ जाए स्लोप में, आप ग्राफ खींच रहे हो स्लोप में ये वेरिएशन आ गया, तो स्लोप में वेरिएशन का क्या मतलब है? R जो वेरिएबल हो गया, R इज वेरिएबल, तो कैसा हो गया? नॉन ओमिक हो गया। तो इसी को बोलेंगे ये कर्व आ गया नहीं है तो ये नॉन ओमिक हो गया। तो यही ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हर एक में। जानते हैं जब डिवाइसेस पढ़ाएंगे हम तो आगे इलेक्ट्रॉनिक्स देखिएगा उसमें ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है। VI ग्राफ ड्रॉ किया जाता है हर सर्किट में, जिससे सर्किट की आपको प्रॉपर्टी पता चले, उसका बिहेवियर पता चले, इसी से पता करते हैं। तो ग्राफ में आप देख लीजिएगा, अगर पूछता है एग्जामिनर की ओमिक है या नॉन ओमिक तो स्ट्रेट लाइन है या कर्व है। ठीक है, अभी अभी बात हुई थी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे इफेक्ट आता है। ठीक, तो ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस बिकम्स नॉन ओमिक। ये भी आप ध्यान दें, एक और इफेक्ट है भाई। ये तो हमने देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है बढ़ता है, और साथ साथ अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो नॉन ओमिक भी हो जाता है। तो इसमें ये ऐसे पता चलेगा ग्राफ से आपको कि जैसे ग्राफ ड्रॉ करें एक रेजिस्टेंस पे, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है। ये ग्राफ का मतलब है कि देखें शुरू में ये टेम्परेचर के हिसाब से है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो ग्राफ ऐसे हो रहा है। शुरू में जब टेम्परेचर कम है ना, यहाँ पे आप ध्यान दो, शुरू में ये देखें R कांस्टेंट है। R कांस्टेंट का मतलब ओमिक। आप देख रहे हो इतना स्ट्रेट लाइन ये चल रहा है, तो इस समय ये ओमिक रेजिस्टेंस है, स्लोप कांस्टेंट। ठीक, लेकिन आगे चल के आप देखो यहाँ पे R स्लोप वेरिएबल हो गया।
तो ये हो गया कैसा, नॉन ओमिक, है ना। ये क्यों हो रहा है, उसी रेजिस्टेंस पे हो रहा है ये काम। कैसे हो रहा है, यहाँ पे शुरू में ये लो टेम्परेचर पे है और फिर ये हाई टेम्परेचर। जैसे क्या होता है, वो वाले आप देखो डिवाइसेज जिसमें वो रेजिस्टेंस गर्म बहुत हो जाते हैं, जैसे हीटर या वो बल्ब जो है जिसमें फिलामेंट लगा होता है ऐसे, ठीक है, तो वो ग्लो करता है, उसमें बहुत हीट डेवलप हो जाती है। वो वाला जो बल्ब होता है बहुत गर्म हो जाता है, तभी तो ग्लो करने लगता है। और हीटर में भी होता है, रेजिस्टेंस जो होता है गर्म होता है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही स्विच ऑन करेंगे आप, उस समय उसका टेम्परेचर कम है, तो उस समय वो बिहेवियर उसका ओमिक होगा, ये ग्राफ देगा। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर में उसका टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है, तो ग्राफ वो ऐसा देने लगेगा, नॉन ओमिक। तो अगर मान ले कभी इस टाइप के केसेस में जिसमें रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, बोल दिया मैंने, दो चीजें बोल दी, हीटर बोल दिया, वो बल्ब को बोल दिया मैंने, है ना। ऐसे केस में अगर ग्राफ आपसे रिकॉग्नाइज करवाए एग्जामिनर कि कौन सा ग्राफ होना चाहिए, तो ऐसे वाले ग्राफ को सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वो टेम्परेचर बढ़ गया है ना उसका। शुरू में तो ठीक है ओमिक है, बाद में नॉन ओमिक। लेकिन जिसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है उसमें आप कांस्टेंट रखिएगा। ये है तरीका। क्वेश्चन है सीबीएसई का, देखें कि 2 मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब वो उसी पे क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। ये सब लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ ली, रेजिस्टेंस के विषय में सारी जानकारी ले ली लगभग। तो 2 मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। 2 मेटल वायर हैं, आइडेंटिकल डायमेंशन का मतलब है कि उनका साइज, लेंथ और एरिया एक जैसा है, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया। If sigma 1 and sigma 2 are the conductivities of the metal wires, मतलब वो दोनों वायर का मटेरियल डिफरेंट है, वो सिग्मा 1 सिग्मा 2 उसकी कंडक्टिविटी है। द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ कॉम्बिनेशन इज, कह रहे हैं कि बताओ उस पूरे कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव कंडक्टिविटी क्या होगी। अरे भाई इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो हम लोग निकालना जानते ही हैं। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे आता है भाई, है कि सीरीज में जोड़ दिया ना, 2 रेजिस्टेंस हैं, उनको सीरीज में जोड़ा तो R इक्वल टू R1 प्लस R2, वो भी मैथमेटिक्स आएगी लेकिन हम लोग जानते हैं इतना। तो R इक्वल टू R1 प्लस R2, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है। आप कह रहे हैं इफेक्टिव कंडक्टिविटी निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे रेजिस्टेंस से कंडक्टिविटी रिलेटेड है, तो हम फॉर्मूला वही उठा लें, R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा, उसमें सब्स्टिट्यूशन कर देंगे R को कंडक्टिविटी के फॉर्म में, तो अपने आप रिजल्ट डेवलप हो जाएगा। यही तो करना है। तो इसमें आप देखो कैसे होगा, यहाँ पे कि एक वायर ये दिया है, ठीक है, और एक दूसरा ये, हाँ उसमें आइडेंटिकल है ये ज्योमेट्री में, लेकिन मटेरियल में डिफरेंट है। इनको क्या किया गया है, इनको जोड़ दिया गया है सीरीज में ऐसे, ये और ये। अब देखो सीरीज में जोड़ने पे ये इफेक्टिव कंडक्टिविटी इसकी पूछ रहे हैं, तो वो सिग्मा, इसका लेंथ कितना हो गया, ट्वाइस एल, एरिया वही रहा है, और ये हमें फाइंड करना है सिग्मा इक्विवेलेंट। तो क्या करते हैं, फॉर्मूले में रख देते हैं इनकी वैल्यूज को। तो फॉर्मूला क्या होगा, वो सीरीज वाला रेजिस्टेंस का, R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2। तो सबकी R वैल्यू सिग्मा के टर्म्स में रख देंगे, फॉर्मूला हमें मालूम है R और सिग्मा का संबंध, आज ही देखा है हम लोगों ने। तो ऐसा करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं। आप बताएंगे R इक्विवेलेंट पे क्या लिखें, ये सिग्मा इक्विवेलेंट होगा 1 अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट, लेंथ क्या होगी ट्वाइस एल, और एरिया तो ये रहेगा, और यहाँ इंडिविजुअल उससे लिख देंगे 1 अपॉन सिग्मा 1 एल अपॉन ए, 1 अपॉन सिग्मा 2 एल अपॉन ए, ये देखें। तो ये इफेक्टिव वाला हो गया, टोटल लेंथ ट्वाइस एल हो गया, ये रखती है सिग्मा इक्विवेलेंट, और ये इंडिविजुअल रखा है R1 R2 इनका। बस इसमें एल अपॉन ए तो कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। और फिर इसको रीअरेंज कर लें जैसे ऑप्शंस दिए हुए थे उसमें, उसके हिसाब से एलसीएम ले लें आप, ठीक, ये हो गया। फिर आगे सिग्मा इक्विवेलेंट इज 2 अपॉन ये, ऐसे निकाल। अभी रेजिस्टिविटी में होता क्वेश्चन तो वो यहाँ पे वो रो के टर्म्स में लिख लेते हैं, वो इसी से हो जाता इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी में। तो सुपर कंडक्टर जरा डिफाइन कर देते हैं, सुपर कंडक्टर क्या होता है देखें। इन अ सुपर कंडक्टर द रेजिस्टेंस ड्रॉप्स एब्रप्टली to 0 when the material is cooled below its critical temperature. An electric current through a loop of superconducting wire can persist indefinitely with no power source. अच्छा देखते हैं, ये टेक्निकल लैंग्वेज है, ये जरा देखते हैं ये मतलब क्या है इसका। सिंपल सी बात है, देखिए सुपर कंडक्टर क्या मतलब है, नाम से कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा,
क्यों बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी चाहिए? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम लोग जब सर्किट बनाते हैं तो उसमें दो प्रकार के वायर मटेरियल की जरूरत होती है। एक तो रेजिस्टेंस, जैसे हुआ मान लो रेजिस्टेंस का बना रहा है तो रेजिस्टेंस पे तो हमें हीट चाहिए, तो वहां पे तो हमें हाई रेजिस्टेंस चाहिए। लेकिन जो कनेक्टिंग वायर होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होने चाहिए क्योंकि वहां हीट ना डेवलप हो, है ना। तो कनेक्टिंग वायर जितने अच्छे कंडक्टर का बनाएंगे उतना ही ज्यादा यूजफुल होता है। तो उससे दो फायदा होता है। एक तो क्या होगा कि अगर अच्छा कंडक्टर होगा तो वहां पे हीट नहीं जनरेट होगी। तो हीट ना जनरेट होने से एक फायदा तो यह है कि लॉसेस नहीं होंगे, क्योंकि यार हमें वहां हीट थोड़ी चाहिए। वहां क्या हुआ कि मान ले सोर्स से एनर्जी चल रही है और रास्ते में ही खर्च हो गई। भाई कंडक्टर जो वायर जो दिए जा रहे हैं वो क्या है? वो तो रास्ता है ना, पैसे है। उससे उसके जरिए चार्ज चल के आ रहा है। एनर्जी तो हमें कहाँ चाहिए? हमें सोर्स पे, डिवाइस पे चाहिए एनर्जी। तो हमें डिवाइस पे, हमें बल्ब पे चाहिए एनर्जी, वहां ग्लो करे। तो पूरा वायर जो है, जो बाकी जगह वहां हीट नहीं डेवलप होनी चाहिए, वो लॉसेस है वो। तो वो तभी हो सकता है जब बहुत अच्छा कंडक्टर हो, तो वो लॉसेस नहीं देता है ना। तो वो बहुत अच्छा कंडक्टर, अब कैसा सुपर कंडक्टर हो जाए तो जीरो लॉसेस हो, तो लॉसेस नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि वो शॉर्ट सर्किटिंग वाली भी संभावना है। अगर वायर गर्म होने लगता है तो उसमें डेंजरस भी होने लगता है। वो ये उस पर कोटिंग होती है ना, आप देखो किसकी, प्लास्टिक की कोटिंग किए रहते हैं जिससे वो कनेक्ट ना हो जाए आपस में। दोनों वायर एक साथ चलते हैं ना, पॉजिटिव और निगेटिव। तो क्या होता है कि अगर मान लो गर्म हो गए तो अगर ऊपर से कोटिंग, वो इंसुलेशन होता है, वो अगर हट गया तो दोनों कनेक्ट हो गए तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी वहीं। तो शॉर्ट सर्किटिंग होगी तो डैमेजिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा सर्किट के लिए। होता है बिल्डिंग में जो शॉर्ट सर्किटिंग होती है, ये सब कारण होते हैं उसके, ठीक है। तो वायर गर्म हो गया। अब वही कहते हैं कि भाई अच्छा कंडक्टर, वो एल्युमिनियम का वायर लगाओगे तो अक्सर शॉर्ट सर्किटिंग होती है, वो गर्म हो जाता है एल्युमिनियम का कनेक्टिंग वायर अगर आप लगाएंगे तो वही अच्छा कंडक्टर होना चाहिए। ओके, अब अच्छा कंडक्टर में सुपर कंडक्टिविटी क्यों? तो इन वायर में तो सुपर कंडक्टिविटी की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनते हैं, छोटे छोटे वो आईसीस बनती हैं, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं उनको। उनमें हजारों सर्किट होते हैं, छोटे से इतनी सी प्लेट में, चिप में हजारों सर्किट होते हैं। हजारों सर्किट मतलब वायर कितना, आप देखो कितना महीन वायर होता होगा, आप सोचो उसका। तो वायर माइक्रोन यूनिट में चला जाता है वायर की जो थिकनेस होती है। आप सोच लो कि वायर की थिकनेस आप कम करोगे, रेजिस्टेंस बढ़ नहीं जाएगा? देखा आपने हेलपा ने, तो जितना आप थिकनेस कम करते जाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हमें तो कंडक्टिविटी चाहिए। अब उसके आप देखो एरिया अगर आप जो उसका कम करने लगेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा। बहुत महीन वायर बना दिया तो अच्छा कंडक्टर भी रेजिस्टेंस बन जाएगा। जब आपने उसका इतना थिन कर दिया वायर को तो क्या किया जाए? तो फिर उसमें सुपर कंडक्टिविटी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। यार मटेरियल इतना अच्छी कंडक्टिविटी का हो कि उसे कितना भी महीन कर दिया जाए, उसका रेजिस्टेंस ना बढ़े। नहीं तो क्या होगा जानते हैं? वो आईसीस, छोटे छोटे आईसीस होते हैं, अगर सर्किट कहीं भी जल गया तो पूरा आईसी बेकार होता है। वो हजारों सर्किट है, कहीं भी एक सर्किट में कहीं भी हो गया तो वो तो रिपेयर तो हो नहीं सकता है वो, तो पूरा एसी बदलना पड़ता है उसे। तो उसमें ये होता है कि भाई रिसर्च वर्क ये कहता है कि उसमें हमें बहुत अच्छे कंडक्टिविटी के वायर चाहिए, बल्कि सुपर कंडक्टिविटी हो जाए। तो आते हैं वायर ऐसे आते हैं, सुपर कंडक्टिविटी नहीं, लेकिन सुपर कंडक्टिविटी के आसपास तो पहुंच ही जाता है। तो वही डिफाइन किया जा रहा है। क्यों डिफाइन कर रहे हैं? सुपर कंडक्टिविटी का मतलब है कि रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। तो अगर मान लें सुपर कंडक्टर का हम ग्राफ बनाएं सर्किट में, तो स्लोप क्या होना चाहिए? स्लोप से ही तो रेजिस्टेंस था, तो स्लोप शुड बी जीरो। देखें जीरो स्लोप, तो रेजिस्टेंस जीरो हो गया। अब एक बात यहां जो लिखी हुई है कि एक ये बिहेवियर जो होता है सुपर कंडक्टिविटी का, ये नॉर्मल बिहेवियर आसानी से नहीं मिलता है। तो उसमें कहते हैं कि ये मिल सकता है किसी मटेरियल में, लेकिन एक सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे होता है ऐसा। तो उसमें कह रहे हैं कि एक क्रिटिकल टेम्परेचर है, उस क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे जाके एक मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी दे पाता है। और वो टेम्परेचर जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो रूम टेम्परेचर से बहुत कम होता है। अब हमें सर्किट तो इस्तेमाल करना है कि इस पे रूम टेम्परेचर पे। अब रूम टेम्परेचर के नीचे जाके उसकी कंडक्टिविटी अगर हो रही है सुपर कंडक्टिविटी, तो यूजलेस होने लगा। तो वही रिसर्च वर्क चलता रहता है, उसमें है एग्जामिनर, ये जो है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इस बात को कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर सुपर कंडक्टिविटी चाहिए तो क्या हो सकता है। तो उसके लिए रिसर्च है। तो उसमें आते हैं मटेरियल ऐसे कि ठीक है सुपर कंडक्टिव ना सही, लेकिन उसके आसपास तो पहुंचा दे नॉर्मल टेम्परेचर पे। लेकिन यहाँ पे जो सुपर कंडक्टिविटी दिखाई जा रही है वो प्योर है ना, कि वास्तव में सुपर कंडक्टिविटी कब मिलती है वो ऐसे देखें। तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी का ये ग्राफ है, वो ये है। अभी हम लोगों ने रेजिस्टेंस का बनाया था ना टेम्परेचर पे ग्राफ, तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, आपने देखा था। ये तेरा ध्यान दो, ये एक नॉर्मल कंडक्टर के लिए यही तो बनाया था हम लोगों ने ऐसे, है ना।
तो ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन, यहां तक स्ट्रेट लाइन तक दिखाया था हम लोगों ने, आगे कर्व हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, पहले स्ट्रेट लाइन चलता है। लेकिन ये देखिए सुपर कंडक्टिविटी के लिए ये हमेशा रेजिस्टेंस है, शुरू से आर वैल्यू रेजिस्टेंस वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है इसमें। लेकिन यहां देखें, यहां पे क्या हुआ, एक सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे रेजिस्टेंस खत्म, ये देखें जीरो हो गया। ये है ग्राफ किसका, सुपर कंडक्टिविटी का। सर्टेन टेम्परेचर के नीचे होता है आकर रेजिस्टेंस जीरो हो गया, तभी तो ग्राफ खत्म हो गया। तो ये ग्राफ आप पहचान लीजिएगा, ये ग्राफ पीआई ग्राफ है और ये रेजिस्टेंस और टेम्परेचर ग्राफ, ठीक है।